इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले बेसिक आइडियाज होना चाहिए हम लोग को चार्ज के बारे में। चार्ज होता है क्या है, जैसे ठीक है, जैसे तुम सब जानते हो मास क्या होता है, बताओ। अमाउंट ऑफ चार्ज। हाँ, तुम क्या बोल रहे थे? वो मैटर का डेफिनेशन दे रहे हो तुम, विच ऑक्युपाइज स्पेस, फलाना ढेकाना, जो भी तुम बोलना चाह रहे हो। ठीक है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मास की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हमको बेसिक आइडिया होना चाहिए चार्ज के बारे में। ठीक है, तुम थोड़ा बहुत जानते भी हो चार्ज के बारे में कि दो तरह का चार्ज होता है, प्लस माइनस होता है, प्लस प्लस अट्रैक्ट कर रिपेल करता है, माइनस माइनस भी रिपेल करता है, प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और बेसिक ऑफ एटम्स के बारे में जानते हो कि एटम्स के अंदर क्या क्या होता है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। उसी में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, तो सबसे पहला हेडिंग डालो कि चार्ज होता क्या है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो क्या डेफिनेशन दोगे? चार्ज क्या होता होगा बताओ, पढ़े हो ना तुम? हाँ, चलो एक चीज तो तुमने सही बोला कि चार्ज एक फंडामेंटल होता है, या नहीं? फंडामेंटल शायद तुम कायदे से बोलना बेहतर नहीं रहेगा, कुछ और बताओ। सोचो, तुम लोग चार्ज के बारे में तो सुना ही होगा ना, चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या बोलते हैं? फोर्स। हम्म, देखो, हाँ, एक कान बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल होता है वो। एक बेसिक सा डेफिनेशन देता हूँ मैं, जैसे कि तुम लोग, क्या होता है कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है, एक मैटर का क्या है, प्रॉपर्टी है, जिससे कि अगर तुम उस चार्ज को एक तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस चार्ज पे क्या लगेगा? फोर्स। समझ में आ रहा है? चार्ज क्या है? एक मैटर का प्रॉपर्टी है, जिससे क्या होता है कि अगर तुम उसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में वो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है और मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है। तो अगर उसमें चार्ज को रखोगे, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रेस्ट पे भी फोर्स लग जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड पे जब उस फील्ड में मूव करेगा तब उस पर फोर्स लगता है। एक एक करके हम लोग जानेंगे चीजों को। ठीक है, तो सबसे बेसिक सा डेफिनेशन क्या लिखोगे? प्रॉपर्टी ऑफ, अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बेहतर होगा एटम कर दो, प्रॉपर्टी ऑफ एटम बाय विच इट एक्सपीरियंस, इट एक्सपीरियंस फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। पहले लिखो, एक एक करके, तुमको फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब समझते हो क्या होता है? इंट्रिंसिक का क्या मतलब होता है, बताओ। नहीं आइडिया है? केमिस्ट्री में नहीं सुना इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक? इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि उस ऑब्जेक्ट के होने की वजह से उसमें वो गुण है। मतलब समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो कि किसी भी चीज के होने की वजह से उसका प्रॉपर्टी हो रहा है, जैसे कि इंसान है, ठीक है, तो इंसान का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या हो सकता है? जैसे कि उसका सोना, इंसान तो सोएगा ही, इंसान है तो खाएगा, इंसान है तो सांस लेगा ही, है ना? तो ये सारा प्रॉपर्टी क्या होता है? इंट्रिंसिक। ठीक है ना?
कि तुम्हारे होने की वजह से वो प्रॉपर्टी तुम में है। तो ये जो है ना चार्ज तुम्हारा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसका, इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का। मतलब अगर प्रोटॉन है तो उसमें चार्ज होगा, अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसमें चार्ज होगा, वो उसके साथ है, मतलब वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता। क्या बोल रहे हो? हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसमें चार्ज है, अगर प्रोटॉन है तो उसमें चार्ज है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जो किसी और फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर है? इंसान है तो सांस लेगा ही लेगा, ऑक्सीजन लेगा ही लेगा, ये इसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गया। क्लियर है? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चार्ज कितने तरह के होते हैं। ठीक है, चार्ज जनरली कितने तरह का होता है, दो। बताओ कौन कौन। एक हो गया तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? पॉजिटिव चार्ज जो है वो किस पे होता है, किस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पे। और नेगेटिव चार्ज किस पे होता है। क्लियर है? पॉजिटिव चार्ज तुम्हारा प्रोटॉन पे होता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है। अच्छा, चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, सी। क्लियर है? चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, एंड डिनोटेड बाय कैपिटल सी। ओके। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है। जैसे कि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है हम लोग उसको बोलते हैं ई, और वो होता है तुम्हारा 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है हम लोग उसको बोलते हैं माइनस ई, माइनस ई का वैल्यू कितना है, -1.6 इंटू 10⁻90। क्लियर है? तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है, सेम। बस इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पे कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, पर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। क्लियर है यहां तक? अच्छा, एक थोड़ा सा और बेसिक चीजें मैं बताता हूँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। जैसे कि तुम्हारे पास कितने सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ME, वो होता है तुम्हारा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये तुमको डेटा थोड़ा बहुत याद रखने पड़ेगा। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन मतलब MP, वो कितना होता है 1.625 इंटू 10⁻27 kg। क्लियर है? 1.625। अच्छा, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है 1.6723 समथिंग इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, मास बता रहा हूं। अब बताओ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे ज्यादा भारी कौन है, किसकी मास सबसे ज्यादा है, न्यूट्रॉन की। अच्छा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास है आसपास में ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। देखो 1.67 1.6, बस थोड़ा सा ज्यादा, ये पावर भी कितना, -27। सबसे कम मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का, उसका मास कितना, 10⁻31। समझ में आ रहा है? तो जनरली जब हम किसी भी एटम का मास कैलकुलेट करते हैं, जैसे तुम लोग मास कैलकुलेट करते हो ना किसी भी एटम का, तो उसमें हम लोग बेसिकली जैसे मान लो कि एक एटम है, ठीक है, और जैसे सोडियम का एटम ले लेता हूं मैं, Na, कितना होता है एटॉमिक नंबर, 11, याद है? ठीक है, अब एक चीज बताओ, जैसे कि इसमें 11 एटॉमिक नंबर है, मतलब 11 प्रोटॉन है, और इसमें 12 न्यूट्रॉन होता है एक्चुअली। ठीक है, और 11 इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, अगर मुझे इसका मास कैलकुलेट करना तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, 11 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 12 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही करेंगे ना। अरे एक प्रोटॉन का मास हमको पता है, इसमें टोटल कितना है 11 प्रोटॉन, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दिए। उसी तरह से कितने न्यूट्रॉन है इसमें, 12, और कितने इलेक्ट्रॉन है, 11।
बट जनरली क्या होता है कि जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन बेसिस पे, तो सिर्फ इन दोनों को ही कंसिडर करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका वैल्यू क्या है, बहुत ही कम। ठीक है, मतलब तुम ऐसा सोचो ना कि 100 में तुम 0.001 जोड़ रहे हो तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। बट हाँ, जब तुम फिजिक्स में कुछ कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर हम लोग इसको छोड़ नहीं सकते हैं। जब मास डिफेक्ट पढ़ाऊंगा मैं, कभी भी अगर ऐसा टॉपिक आया, तो डेल्टा एम सी स्क्वायर ई बराबर, पढ़े होगा आइंस्टीन का इक्वेशन, जानते हो ना ये इक्वेशन। तो इसमें जो तुम्हारा मास डिफेक्ट है, तो वहां पे हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। बट इन जनरल जब हम लोग एक एटम का मास कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें किसका किसको लेते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, बहुत ही ना के बराबर, मतलब इनके कंपेरिजन में तो ना के बराबर ही है। वैसे मास ऑफ प्रोटॉन भी बहुत ज्यादा नहीं है, 10⁻⁻27 है, जिसको तुम देख भी नहीं सकते हो। 10⁻⁻27 सोचो कितना कम होगा, समझ में आ रहा है कितना कम होगा ये, तो है तो सब कम, बट इन दोनों से भी कम कौन है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तुमको डेटा यूज होगा, इसलिए याद रखना है इसको। हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दिया तुमको, मास ऑफ प्रोटॉन बता दिया, मास ऑफ न्यूट्रॉन बता दिया। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है -E, एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होता है, +E, और चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना होता है, 0। क्लियर है, ये बेसिक सा चीजें है चार्ज के बारे में। क्लियर है यहां तक, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, कुछ पूछना है यहां तक में। अब बात आता है कि सर फिर हम लोग किसी भी बॉडी को चार्ज करेंगे कैसे, चार्ज करने का तरीका क्या है, व्हाट आर द मेथड ऑफ चार्जिंग। कि किसी भी एक, मान लो कि एक मैंने स्फेयर बॉल ले लिया, उसको चार्ज करना है, तो चार्ज करने का क्या मेथड होगा, जानना चाहिए ना हमको। इसलिए अगला हेडिंग डालो, लिखो हाँ बहुत सारा मेथड है, ठीक है, तो मेथड ऑफ चार्जिंग लिखो। मेथड ऑफ चार्ज, मेथड ऑफ चार्जिंग है बॉडी। किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए क्या क्या मेथड हो सकता है, तो इसमें हमारा जो सबसे पहला मेथड है, जिसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये तुम लोग को मैं करके पहले भी दिखाया हूं, ठीक है। फिर अगला मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। हाँ, लास्ट है अगर तुम्हारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्लियर है, तो किसी भी अगर बॉडी को चार्ज करना है, तो तुम ये 3 मेथड फॉलो कर सकते हो, चाहे तो उसको तुम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कर दो, या फिर चार्जिंग बाय कंडक्शन कर दो, या फिर चार्जिंग बाय इंडक्शन कर दो। ठीक है, सबसे पहला डालो हेडिंग, लिखो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होगा, नाम से ही समझ में आ रहा होगा तुमको, क्या होगा बताओ, क्या करते हैं वो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में। हाँ, बेसिकली दो ऑब्जेक्ट को आपस में क्या करते हैं, रब। ऐसा समझो कि एग्जांपल के तौर पे, एक में रॉड ले लेता हूं, और एक में सिल्क ले लेता हूं, ठीक है, कपड़ा, क्लॉथ, सिल्क, समझ में आता है। ठीक है, रॉड भी कौन सा रॉड होता है, ये एक ग्लास रॉड ले लिया, मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए बता रहा हूं तुमको, कि एक ग्लास रॉड ले लिया और एक कपड़ा ले लिया। ठीक है, फिलहाल दोनों क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का क्या मतलब होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं है क्या, न्यूट्रल का बेसिक मतलब क्या होता है, जीरो चार्ज। अच्छा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, बताओ, प्रोटॉन है कि नहीं है, बट जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, इसलिए ये ओवरऑल क्या हो जाता है, न्यूट्रल। ठीक है, अब मान लो कि मैं दो ऑब्जेक्ट ले लिया, उसको रब कर रहा हूं, तो रब करने से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है बॉडी के आउटर मोस्ट सरफेस पे होता है, तो वो क्या करता है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर जाता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूं, कि जैसे तुम समझो कि ये ग्लास ग्लास रॉड है, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा पेपर, जैसे इसको रब कर रहे हैं, तुम जैसे इसको रब करोगे,
तो रब करने के बाद क्या होता है कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन उठकर इस पे चला जाएगा। क्लियर है? मान लो कि पहले इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन था, तो ओवरऑल ये कैसा था? न्यूट्रल। और इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन था, तो ये भी कैसा था? न्यूट्रल। बट हुआ क्या कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठकर यहां आ गया, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 9। और प्रोटॉन कितने? 10। तो 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन मिलकर 0 बना देगा चार्ज, बट एक प्रोटॉन बच गया। तो अब बताओ इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस। नेगेटिव कैसे आएगा? कॉमन सेंस बताओ। अरे भाई, इस पे 10 प्रोटॉन और कितने बचे? 9 इलेक्ट्रॉन। तो 9 इलेक्ट्रॉन और 9 प्रोटॉन मिलकर कितना चार्ज बना देगा? 0। और एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच गया। और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? प्लस। अब बता इस पे कैसा चार्ज हो जाएगा फिर? इस पे कैसा हो जाएगा? माइनस। समझ में आ रहा है? माइनस क्यों होगा? पहले इसमें 10 इलेक्ट्रॉन था, अब कितना हो गया? 11। तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। समझ में आ गया? तो क्या ये मेथड ऑफ चार्जिंग है? ये चीज हमने करके देखा भी था क्लास में। तुमने बचपन में बहुत सारे ऐसा किया होगा कि इसको हेयर से ऐसे रब कर देते थे, तो हेयर भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। पर जैसे तुमने रब किया तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर उधर से ट्रांसफर हुआ, तो ये हो जाता था चार्ज। ठीक है? समझ में आ रहा है ये चीजें? इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्लियर है? अगला जो पॉइंट है वो है तुम्हारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। बिल्कुल, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है? कि जैसे कि मान लेते हैं कि जब हम ये ग्लास रॉड और सिल्क को रब करते हैं, तो ग्लास रॉड का ऐसा प्रॉपर्टी है इन दोनों के कंपैरिजन में। अभी हमको देखना किसको किसको है? ग्लास रॉड और सिल्क को। तो ये देखा जाता है कि ग्लास रॉड जो है ना इजिली अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है। जैसे मान लो कि दो इंसान है, ठीक है? अब तुम दोनों को ऐसे मान लो कि दोनों में कुश्ती हो रही है, तो तुम कैसे पता चलोगे कौन जीतेगा कौन हारेगा? ठीक है, एक रफ आइडिया लगता है ना कि अच्छा ये स्ट्रांग है तो ये जीतेगा, है ना? तो उसी तरह से जब इन दोनों को तुम रब करते हो तो ये इसका प्रॉपर्टी से पता चलता है कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, और ये आसानी से जब ये लूज करेगा तो ये क्या कर लेगा? गेन। समझ में आ रहा है? क्लियर है यहां तक? चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का क्या मतलब होता है कि जैसे कि मान लो तुम्हारे घर पे करंट फ्लो करता है, उसको कंडक्शन ही तो बोलते हैं ना। एक काम करो, मान लो कि तुम एक स्फेरिकल बॉल को चार्ज करना चाह रहे हो, एक स्फेरिकल है, ठीक है? स्फेयर इसको चार्ज करना चाह रहे हो तुमने। अच्छा एक बात बताओ, ये स्फेयर अभी कैसा है? न्यूट्रल। कैसा है ये? न्यूट्रल। ठीक है? न्यूट्रल का मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही प्रोटॉन्स। हमें न्यूट्रॉन से फिलहाल कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? अब मान लो कि जैसे ही तुम इस पे एक रॉड लाके लगा दिए, टच कर दिए एक रॉड ऐसा सा, और मान लो कि वो रॉड नेगेटिवली चार्ज था, ऐसा सा। मतलब इस रॉड में क्या भरा हुआ था? इलेक्ट्रॉन्स। क्या भरा हुआ था? इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे इसको मैं इससे टच किया तो इसका इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? न्यूट्रल वाले में जाएगा। जाएगा ना? पहले इसमें क्या था? एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि इसमें पहले था 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, तो ये ओवरऑल कैसा था? न्यूट्रल। बट जैसे इसको मैं ऐसे बॉडी से टच किए जिसमें एक्सेस ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर करेगा? इस वाले में। तो क्या इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे? बताओ, या नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। तो ये बताओ ये ओवरऑल कैसा चार्ज हो जाएगा फिर? नेगेटिव। ये ओवरऑल स्फीयर कैसा चार्ज हो जाएगा फिर? नेगेटिव। क्लियर? फिर ये ओवरऑल तुम्हारा नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर है यहां तक? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय कंडक्शन। बेसिकली क्या मतलब हुआ कि कोई एक चार्ज बॉडी लाया और उसका चार्ज डायरेक्ट टच करके किस पे ट्रांसफर कर दिया? दूसरे पे। सिंपल है। अच्छा, ट्रांसफर होने का बहुत सारा कंडीशंस होता है, वो तुमको अभी नहीं पढ़ना है कि क्या पोटेंशियल होगा नहीं होगा। तुम ये भी तो पूछ सकते थे कि सर ट्रांसफर होगा, इसका क्या गारंटी है? ठीक है? तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करता है, तुमको अभी फिलहाल वो नहीं जानना है। क्लियर है? बट तुमको मैं तरीका बता रहा हूँ कि चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब क्या होता है। चार्जिंग बाय कंडक्शन का सिंपल सा मतलब है कि तुम्हारा एक का चार्ज दूसरे पे ट्रांसफर हो जाएगा।
क्लियर है यहाँ तक? लास्ट क्या बचा? चार्जिंग बाय इंडक्शन, जो कि जनरली इससे क्वेश्चन पूछते हैं कि चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है। चार्जिंग बाय इंडक्शन, तुमने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पहले भी पढ़ा होगा क्लास 7th में, चार्जिंग बाय कंडक्शन भी पढ़ा होगा, पर चार्जिंग बाय इंडक्शन देखते हैं कि वो क्या होता है। जैसा समझो, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया देखते हैं एटम का स्ट्रक्चर के बारे में। मान लो कि ये एटम है, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है? सेंटर में क्या है? यहाँ पे न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? अब एक बात बताओ, तुमने पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस ऑफ एटम इज हाईली स्टेबल, बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, तुम उसको आसानी से तोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है? ये तुम्हारा हाईली स्टेबल, तुम इसको आसानी से नहीं निकाल सकते हो। अब एक बात बताओ, मैं तुमको बोलूंगा जाओ यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीन चीज है, मैं तुमको बोला किसी एक को निकाल के ले आओ, तुम किसको निकाल के लाओगे? इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इसको निकालने में कम मेहनत होगा। ठीक है, तो जब भी चार्ज ट्रांसफर की बात आएगी ना, तो हम लोग कौन से चार्ज को मूव करेंगे? इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि उसको निकालना आसान है, क्योंकि वो आउटर मोस्ट सेल में होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते हैं। जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, जब तुम एटॉमिक बम वगैरह बनाया जाता है या हाइड्रोजन बम वगैरह हम लोग बनाते हैं, तो उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, जिसे हमको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन। पढ़े हो? पर इसको करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो कि तुम ग्राउंड लेवल पे उतना एनर्जी नहीं दे सकते हो। ठीक है, बट इसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, हम इसको तो रब करके सिंपली निकाल दिए। समझ में आ रहा है? तो जब भी मोमेंट करना होगा, तो हम लोग किसको मोमेंट करेंगे? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आ जाओ चार्जिंग बाय इंडक्शन में। सोचो कि एक एटम है जो कि कैसा है? न्यूट्रल। ठीक है, और इसके बगल में एक रॉड लाकर रख दिया मैंने, और वो रॉड कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। ऐसा सब कैसा चार्ज है? ये नेगेटिव चार्ज। अब तुम जानते हो कि नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करता है? पॉजिटिव को। ठीक है, इस वाले एटम पे क्या था? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, आपस में से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जो भी रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बट जैसे ही इसके बगल में मैंने नेगेटिव चार्ज लाया, तो ये क्या करेगा? ये करेगा ना कि भाई एक काम करो कि तुम पॉजिटिव चार्ज को इधर दे दो, चाहेगा ना इसको अट्रैक्ट करना। ठीक है, तो फिर इसका नेगेटिव चार्ज किधर चला जाएगा? इधर। समझ में आ रहा है? मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर बना रहा हूं, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बट समझने के लिए समझो कि जैसे एक रॉड को लाया, कैसा चार्ज था ये? नेगेटिव, मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। तो ये क्या करेगा कि ये न्यूट्रल एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है, उसको क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव चार्ज को दूसरी ओर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अभी भी ये एटम ओवरऑल क्या है? चार्ज हो गया क्या? नहीं, अभी भी कैसा है ये? न्यूट्रल, क्योंकि इसमें अभी भी उतना ही इलेक्ट्रॉन और उतना ही प्रोटॉन है। चार्जिंग हुआ इसमें? नहीं, अभी भी एटम चार्ज नहीं हुआ है। इसमें बेसिकली चार्ज इंड्यूस हो रहा है अभी, मतलब एक्चुअली पहले ये रैंडम ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब पॉजिटिव एक साइड हो गया और नेगेटिव एक साइड हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसी चार्ज इसको, हाँ, इसको बेसिकली क्या करेंगे? अब अर्थिंग कर देंगे। अब हम जैसे ही अर्थिंग करेंगे, तो अर्थ क्या होता है ना, अर्थ को तुम ऐसा समझना कि अर्थ में तुम एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज डाल भी सकते हो और एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज ले भी सकते हो। अर्थ भंडार है चार्ज का, ऐसा समझना। ठीक है, तुम उससे चार्ज डाल भी सकते हो, चार्ज निकाल भी सकते हो। जैसे अर्थिंग तुम लोग पढ़ते होगे, क्लास 7th में पढ़ा होगा अर्थिंग। तो अर्थिंग में क्या करते हैं? घर के जो छत पे होता है, लोग अर्थिंग को कहाँ भेजते हैं? अर्थ सरफेस के अंदर। उसमें क्या होता है? जब भी कुछ फॉल्ट वगैरह होता है, तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, या फिर लाइटनिंग कंडक्टर भी होता है, लाइटनिंग कंडक्टर लगाते हैं ना हम लोग, कि बिजली, ऐसे बोलो बिजली गिर गया, मान लो तुम्हारे छत पे बिजली गिर गया, तो बेसिकली वो है क्या? उस बिजली के अंदर बहुत सारा चार्ज होता है। तो वो क्या करता है? वो सारे चार्ज को रॉड के थ्रू कहाँ ट्रांसफर कर देता है? अर्थ के अंदर। क्लियर है? तो हम जैसे ही अर्थ की कर देंगे, तो बताओ प्रोटॉन जाएगा कि इलेक्ट्रॉन? कौन जाएगा? अरे हम जैसे इसको अर्थ कर दिए, तो कौन अंदर जाएगा? इलेक्ट्रॉन। आसानी से कौन चल रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन चला गया अंदर, तो बताओ इसके ऊपर क्या बच जाएगा?
क्या बच जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बेसिकली देखो, सोचने का तरीका भी थोड़ा देर आगे तुमको बताऊंगा मैं, कि पॉजिटिव चार्ज ऐसा नहीं कि हम इसमें प्रोटॉन ऐड कर रहे हैं। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है? क्योंकि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, हमने प्रोटॉन इसमें डाला नहीं है, ठीक है ना। अभी हम बताएंगे चार्ज करेंगे कैसे कैसे और तरीके होंगे। क्लियर है यहाँ तक? इस मेथड को क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या मैंने इसको टच किया? नहीं, मैंने इसको क्या किया? बेसिकली इंड्यूस किया। और फिर फर्दर क्या किया कि इसमें जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसको कहाँ भेज दिया? अर्थिंग करके नीचे। तो उस बॉडी पे ओवरऑल कैसे, अब इसको हटा दो, अब इसको जैसे हटा दोगे तो इस बॉडी पे ओवरऑल कैसा चार्ज हो जाएगा? समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्लियर है? किसकी? नहीं तो ऐसा नहीं कर, वही वही मैं बोला कि तुम्हारा ये कहना कि सर पहले हम ग्राउंड से जोड़ देते इलेक्ट्रॉन ले लेगा, या फिर ऐसा कि जोड़ देते इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाएगा, इसकी क्या जरूरत है? तो तुम अगर ऐसा होता, अगर इतना आसान होता तो हम तुरंत अर्थ से चार्ज ले लेते, चार्ज डाल देते। मैंने बोला ना कि चार्ज ये लेगा या देगा, ये भी एक फैक्टर पे डिपेंड करता है, जिसको हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। मैंने बोला ना तुमको इस वाले केस में कि इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, तुम अभी नहीं बता सकते हो। क्लियर है? उसके पीछे भी कुछ रूल्स होता है, वो तब तुमको समझ में आएगा जब तुम क्या पढ़ोगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है? बट हाँ, नहीं इसी में पढ़ेंगे हम लास्ट में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन हो गया, चार्जिंग बाय कंडक्शन हो गया, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। ये तीन चीज हो गए। अगला हेडिंग डालो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। एक्चुअली यहां से ही इंटरेस्टिंग है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बताओ चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है? सबसे पहला बताओ क्या होगा? कुछ तुम लोग बताओ। हाँ ठीक है। और अरे वो तो एक ही में डालो ना वो। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मतलब कि चार्ज को तुम ट्रांसफर कर सकते हो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे। इस बात को ये भी चार्ज का प्रॉपर्टी है ना। हर एक प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल थोड़े होता है। हाँ वो धीरे धीरे लिखेंगे हम लोग। चार्ज इज ट्रांसफरेबल में क्या लिखोगे? चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, या फिर सिंपल सी बात है कि चार्ज कैन बी ट्रांसफर बिटवीन टू, ठीक है। दूसरा, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। इसका क्या मतलब? चार्ज नहीं होगा, कि ऐसा हो सकता है कि किसी बॉडी पे चार्ज ना हो बट उस पर मास हो। एग्जांपल में बताओ फटाफट। न्यूट्रॉन। न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये बोल रहा हूं मैं कि हो सकता है किसी पे बॉडी पे चार्ज ना हो बट उस पर मास हो, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी पे मास नहीं है और उस पर चार्ज है। जैसे एग्जांपल पे फोटोन। फोटोन फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है? जीरो। कितना होता है? जीरो। अब बताओ फोटोन पे मास है, क्या उसमें चार्ज नहीं? बोला तो रेस्ट मास जीरो होता है। क्या बुद्धि है तुम्हारा? फोटोन पे मास नहीं होता। दो तरह का मास होता है, अभी हम पढ़ेंगे। एक रेस्ट मास होता है और एक मूविंग मास होता है। बोलोगे सर ये क्या कंसेप्ट है? हाँ रिलेटिव सभी आएंगे उसमें। तो होता क्या है कि अगर मास नहीं है तो चार्ज नहीं होगा, अगर चार्ज नहीं है तो मास हो सकता है, कोई उसमें जरूरत नहीं है, ठीक है।
चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, इसका मतलब यही हो गया कि विदाउट मास चार्ज कांट एग्जिस्ट, कि बिना मास के किसी पे चार्ज नहीं होगा। क्लियर है? ठंड लग रही है? अच्छा, आजकल सबकी सेहत खराब हो रही है, मेरे भी थोड़ा तबीयत सही नहीं लग रही है, डाउन लग रहा हूं मैं। क्लियर है यहाँ तक? दो प्रॉपर्टी, पहला क्या होगा, चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, और दूसरा क्या है, चार्ज हमेशा मास से एसोसिएटेड होता है। ठीक है, तीसरा लिखो। चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब एनर्जी कंजर्व होता है ना, पढ़े थे ना कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मास कंजर्व होता, तुमने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। उसी तरह से चार्ज भी कंजर्व होता है। इस पे एक अच्छा सा न्यूमेरिकल देखो, मैं बता रहा हूं। मान लो कि एक रैंडम सा मेरे पास कुछ है, ऐसा टोकरी एक ऐसा मान लो। ठीक है, इसके अंदर मैंने तीन ऑब्जेक्ट डाल दिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। ठीक है, ऐसा समझो कि ए पे है तुम्हारा ये ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम, इस सिस्टम जो फिक्स कर दिया मैं। ठीक है, अब देखो, मान लो कि इस पे 2 कूलम चार्ज है, इस पे -3 कूलम चार्ज है, और इस पे 7 कूलम चार्ज है। दिख गया? ए पे कितना चार्ज है? 2 कूलम, बी पे -3 कूलम, सी पे 7 कूलम। मैंने इनमें खूब युद्ध करवा दिया, कुछ एक दूसरे को टच कर रहे, लड़ाई कर रहे, कुछ भी किया। ऐसा होने के बाद क्या हो गया कि ए पे आ गया 4 कूलम, बी पे आ गया 3 कूलम, तो बताओ सी पे कितना होगा? कितना होगा? इस पे कितना होगा? -1 कूलम। कैसे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मैंने बोला कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें जितना नेट चार्ज है वो हमेशा उतना ही रहेगा। जैसे तुमने क्या किया, इसमें आपस में एक दूसरे को झगड़ा करा दिया, तो हुआ क्या ना, कि ऐसा समझो कि हम लोग 5 लोग हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने 100 रुपया डाल दिया ऐसे, क्वाइन। ठीक है, मेरे पास मान लो 50 आ गए। अच्छा, मेरे पास 60 रुपए आ गए, अब तुम लोग के पास 10-10 आ गया। ठीक है, तो मेरे पास अभी 60 कूलम चार्ज, 10 कूलम 10 कूलम 10 कूलम। ठीक है, तो हम लोग एक पांचों मिलकर एक आइसोलेटेड सिस्टम बना रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि हम लोग आपस में झगड़ा कर लिए, एक दूसरे का पैसा छीन लिए। अब मेरे पास छीनने के बाद मेरे पास आ गया 70 रुपया, इसके पास आ गए 20 रुपये, इसके पास आ गए 5, और तेरे पास आ गए 2, तो इसके पास कितना बचा? 3। भाई टोटल तो वही रहेगा ना, टोटल तो कंजर्व रहेगा। समझ में आ रहा है ये बात? तो सेम काम यहां पे हो रहा है कि इस पूरे सिस्टम के लिए चार्ज क्या है? कंजर्व। जो पहले था, भले उसमें तुम कुछ भी कर दो, बाद में क्या रहेगा? सेम ही। हुआ क्या कि एक दूसरे पे ट्रांसफर हो गया। जैसे इस पे 2 कूलम था, इस पे 7 कूलम था, और इस पे कितना था? -3 कूलम। तो टोटल मिला कितना हो गया? 7 2 9 -3 कितना? 6 कूलम। तुमने कुछ किया, करने के बाद क्या हुआ कि इस पे आ गया 4 और इस पे आ गया 3, तो टोटल कितना हो गया? 7। और इस पे था कितना? 6, इसका मतलब इस पे कितना होगा? -1। समझ में आ रहा है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब कि चार्ज इज कंजर्व फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। इस बात को लिख लो। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी, वो तुमको थोड़ा सा शॉक कर देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, हो सकता है ऐसा लगे सर ऐसा भी होता है, इसका मतलब आप आधा अधूरा हम लोग पहले गलत पढ़ाते थे। फिजिक्स में ऐसा होता है कभी कभी, क्योंकि तुमको आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है ना। नहीं, वो तो हैगा वही जो मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है कि तुम पढ़ नहीं रहे। या फिर इससे बेहतर ऐसे इसको लिखो, ये क्लासिकल फिजिक्स है।
मस्त है, हमेशा सही रहेगा, टेंशन मत लो। तो तुमको मैकेनिक्स पढ़ा, देखो इसको मैं कुछ करा के नहीं दिखा सकता। जैसे तुम लोग कभी जो मैं पढ़ाता था मैकेनिक्स वगैरह प्रोजेक्टाइल वगैरह, तुम उसको फील होगा, तुमको दिखेगा कि चलो भाई एक बॉल को फेंक रहा हूँ तो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे गिरेगा, ये कुछ होगा। यहाँ पे कुछ नहीं महसूस होगा। मैं बोलूंगा करंट दौड़ रहा, तो क्या महसूस करूंगा? नहीं। ये रेजिस्टेंस है ही। तो हम लोग जो तुमको फिजिक्स पढ़ाते हैं ना, वो बहुत ही बाउंडेड वे में पढ़ाते हैं कि बहुत सारे आइडियल केस मान के चलते हैं। जैसे स्ट्रिंग वाला केस, मैं बोलता हूँ कि स्ट्रिंग का मास 0 मान लो, कभी ऐसा पॉसिबल है क्या? बट हम मान के पढ़ते हैं। पर तुम देखो पहले एक रियल केस आइडियल केस समझो, तो अगर तुम आइडियल केस समझ गए तो उसी का रियल एप्लीकेशन लगा सकते हो। ठीक है। अगर मान लो तुम ऐसा थोड़ी कि किसी को डायरेक्ट रेस में तुम दौड़ाना शुरू कर दोगे, पहले उसको चलना तो सिखाओ। ठीक है, तो वही काम हो रहा है। ठीक है। इनवेरियंस ऑफ चार्ज, इसका क्या मतलब होता है? अब देखो, इनवेरियंस का क्या मतलब समझते हो? वेरी नहीं करता है। तुमने ग्रेविटी में पढ़ा होगा कि एक पढ़ते थे वेट और एक मास। तो तुम पढ़ते थे ना कि लोकेशन बदलने से वेट बदल जाता है पर मास नहीं बदलता है। मास है क्या? अमाउंट ऑफ पार्टिकल। मतलब कि मास कभी भी नहीं बदलेगा। ये पढ़ते थे कि अगर मान लो कि तुम्हारा मास यहाँ पे 6 kg है, तुमको उठा कर ले गया, मैं चांद पे रख दिया, तो तुम्हारा मास कितना रहेगा? 6 ही रहेगा। क्या मास बदलेगा? नहीं। क्या बदलेगा? वेट। क्योंकि तुम जैसे ही मून पे गए तो तुम्हारा वहां पे ग्रेविटी बदल गया, और इसलिए वेट बराबर क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी। क्लियर है यहाँ तक? बट आज की बात ये चीज भूल जाओ, मास भी बदलता है। अब बोलोगे सर ये क्या बात हुई कि मास कैसे बदलता है? बिल्कुल। बोलोगे मास कैसे बदल सकता है कि सर मास, ठीक है। तुम जो पढ़ते हो ना वो क्लासिकल फिजिक्स है, न्यूटनियन फिजिक्स पढ़ते हो बेसिकली। ये रिलेटिविटी पढ़े हो ना थोड़ा बहुत, कुछ नाम तो बहुत सुने को रिलेटिविटी, वहीं से ये चीजें निकल के आया है कि मास भी चेंज करता है। मास भी चेंज करता है, किसके साथ? स्पीड के साथ, या फिर कॉमन वेलोसिटी बोल सकते हो। ठीक है। मास चेंजेस विथ, चलो मैं फिलहाल यहाँ पे स्पीड लिख देता हूँ, इसलिए कायदे से वो वेलोसिटी होता है। जैसे मान लो कैसे चेंज करता है, फिर ये पूछूंगा मैं तुमसे। मान लो कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो उसके मास को हम लोग क्या बोलेंगे? रेस्ट मास। क्या बोलेंगे? रेस्ट मास। और रेस्ट मास को हम लोग जनरली किससे डिनोट करते हैं? एम नॉट। एम नॉट क्या है तुम्हारा? रेस्ट मास, जब वो रुका हुआ है। और एम क्या हो गया तुम्हारा? मूविंग मास। इसीलिए मैंने तुमको बोला कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, कि जब फोटोन रुका हुआ होगा तो उसका मास कितना होगा? 0। मतलब यहां से तुमको समझ में आना चाहिए था कि अच्छा सर चलेगा तो कुछ बदलेगा क्या? बिल्कुल। और वो कैसे बदलेगा? वो कुछ ऐसे बदलता है, एम मतलब मूविंग मास बराबर रेस्ट मास डिवाइड बाई रूट अंडर 1 - v/c का होल स्क्वायर। हाँ, वो इसी में होता है टाइम डायलेशन। अभी तुम मत जाओ, यहाँ देखो। अब बोलोगे सर ये कैसा है? क्या? क्या फ्लूइड में? नहीं, फ्लूइड में ये बात बोल ही नहीं सकता। चलो इधर देखो कैसे बदल रहा है, दिख रहा है तुमको कि ये कौन सा मास है? रेस्ट। कौन सा? जब वेलोसिटी कितना है? 0। अब जैसे तुम किसी मास को वेलोसिटी दे दिए तो उसका मास क्या होगा? चेंज करेगा। अच्छा यहाँ पे v क्या है? बिल्कुल वही आ जाओ। v क्या है? बात करते हैं उसी पे। v क्या है? वेलोसिटी। और c क्या होता है? स्पीड ऑफ, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि कितना होता है? एक है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यही होता है ना, मैं किलोमीटर पर सेकेंड में लिखा हूं। इसका मतलब क्या? कि तुम सोचो कि लाइट जो है ना 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलता है? 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर मजाक है? तुम 1 सेकंड में कितना चल सकते हो? तुम 1 किलोमीटर ना चल पाओ। तुम ऐसा कुछ कार बना दो, 100 मीटर ना चल पाओ। अच्छा तुमने कुछ ऐसा डिवाइस बना दिया, मान लो, हाँ, 1 मिनट, तुमने कुछ ऐसा डिवाइस बना दिया, मान लो कार बना दिया जो सुपर फास्ट कार दम, जो 500 1000 किलोमीटर का स्पीड से चल रहा है, वो भी 1 सेकंड में कितना चलेगा? 1 किलोमीटर चल पाएगा? नहीं, नहीं चल पा रहा है ना।
पॉसिबल है नहीं। अब देखो यहाँ पे v है वेलोसिटी, किसका वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ मास। इधर देखो, इधर ध्यान से देखो। अभी डे टू डे लाइफ में क्या होता है ना कि ये वाला वेलोसिटी बहुत कम होता है। कितना होता है? 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर पर आवर। सेकंड में तो और कम होगा। तो अब बताओ v बाई सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? नियरली अबाउट जीरो, क्योंकि नीचे वाला वैल्यू क्या है? c, और c क्या है? बहुत बड़ा। डे टू डे लाइफ में क्या हो जाएगा? डे टू डे लाइफ में v इज मच 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 लेसर देन क्या? c, c बहुत बड़ा है। तो एक बताओ, जब ऐसा होगा तो v बाई सी क्या होगा? नियरली अबाउट जीरो। नियरली क्या मतलब बोलते हैं? एग्जैक्ट जीरो होगा, लगभग लगभग क्या हो जाएगा? जीरो ही हो जाएगा। अब बताओ डे टू डे लाइफ में अगर ये पार्ट जीरो हो गया तो क्या m बराबर m नॉट नहीं हो गया? हुआ कि नहीं? जब ये वाला पोर्शन जीरो हो गया तो m बराबर क्या हो गया? m नॉट। इसीलिए डे टू डे लाइफ में हमारा मास बदलता हुआ नहीं दिखता है। लॉजिकली अभी मत जाओ, रिलेटिविटी देखो। तुम जो क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हो ना, जो क्लासिकल फिजिक्स का थ्योरी पढ़ते हो, जैसे अभी तो तुम जो भी फिजिक्स पढ़ रहे हो क्लासिकल है, ठीक है ना? क्लासिकल फिजिक्स और जो तुम क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हो, दोनों का थ्योरी बहुत अलग है। तुम इनफैक्ट यहाँ के लॉ वहां लगा ही नहीं सकते, वैलिड ही नहीं है। ठीक है? हाँ हाँ, क्लासिकल, जैसे क्लासिकल फिजिक्स के नाम पे ग्रेविटी होता है, वहां जाओ तो बोल दोगे ग्रेविटी नाम का कोई चीज ही नहीं होता है। अब तुमको कुछ और तरीके से बताएगा, वो फील्ड बनाएगा, कुछ फोर्स बनाएगा, बहुत सी चीजें हैं। ठीक है? तो तुम्हारे पास अभी जो फिलहाल लॉजिक है वो मत लगाओ यहाँ पे। क्लियर है? फिर इसको समझने के लिए तुमको थोड़ा सा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये सब पढ़ना पड़ेगा, जो कि पढ़ा नहीं रहा मैं। ठीक है? इधर देखो, मेरे को बट एक चीज और देखो। बट यहां से एक कंसेप्ट आया जो तुमने सब रट रखा होगा। एक बात बताओ, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको मैं 2c स्पीड से दौड़ा दिया। देखो, चार्ज क्या होता है ना कि चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब पे। ठीक है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास बहुत कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब बेसिकली क्या होता है ना कि लाइट के स्पीड के आसपास चल सकता है। वहां पे वेलोसिटी जो होगा ना v, वो c के आसपास हो सकता है। जनरली हम लोग का वेलोसिटी या फिर बड़े ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी c के आसपास पॉसिबल नहीं है। बट जब क्वांटम लेवल पे चले जाओ, बहुत छोटे से पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल, फोटोन पे चले जाओ, तो उन लोग का स्पीड इसके कंपेयर में होता है, इसलिए उनका मास बदलता हुआ दिखेगा। बट हम लोग का मास बदलता हुआ नहीं दिखेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे जब एटॉमिक लेवल पे जाओगे, एटॉमिक लेवल पे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उन सब का जो स्पीड है ना लाइट के स्पीड के आसपास हो सकता है, क्योंकि बहुत ही छोटे पार्टिकल है। तो फिर वहां पे मास में चेंजेस आने का चांसेस है। क्लियर है? इसीलिए अब हम पढ़ क्या रहे हैं? चार्ज के बारे में। तो ऑलरेडी वो है किस पे? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे, और वो बहुत छोटे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन है, कोई लाइट के स्पीड से चल रहा है, तो उसका मास तो बदलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे जो सी क्या है? वी के आसपास है। हाँ, बढ़ रहा है। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और देखो। मैं बोलता हूँ कोई एक इलेक्ट्रॉन है, लाइट के स्पीड से डबल स्पीड से चल रहा है, मतलब v बराबर 2c है। क्या पॉसिबल है? v के वैल्यू डाल दो 2c, तो क्या हो जाएगा? 1 - 2 का स्क्वायर, मतलब 1/1 - 4, मतलब 1 - 4 क्या हो जाएगा? -3। तो मतलब मास क्या हो जाएगा? m0/√√3, मतलब हाँ, वो अभी तुम्हें नहीं पढ़ना, बस खाली मैं समझ कहीं से ये इक्वेशन कहां से वो नहीं जानना अभी। एक एग्जांपल देखो। मैं बोलता हूँ कि किसी भी पार्टिकल स्पीड है 2 टाइम ऑफ सी। जब 2 टाइम ऑफ सी डालूंगा तो बता एम का वैल्यू क्या जाएगा? m0/√3। क्या ये पॉसिबल है कि मास इमेजनरी हो जाए? नहीं। तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के स्पीड से ज्यादा हो जाए? अगर v c से ज्यादा हुआ तो ये वाला नंबर क्या जाएगा? ओवरऑल बड़ा, और 1 - 1 से बड़ा तो नेगेटिव चला जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है v/c मस्ट बी लेस देन 1। द वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज मस्ट बी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज नहीं चल सकता है। जैसे तेज चलेगा तो तुमको दिख रहा है, उसका मास क्या हो जाएगा? इमेजिनरी, जो कि पॉसिबल नहीं। हाँ, अब वहां मत जाओ, अभी तुम इतना डिटेल नहीं जाना है। ठीक है? फोटोन पे मत जाओ। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लगता है तुम लोगों को, बट बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है? नहीं, कौन बोल दिया तुमको? पर वक्त से पहले चीजें नहीं पढ़ा करो टाइम डाले से। ये देखो, फिलहाल इस पे फोकस रखो। अच्छा,
सेम चीज मैं हिंट के लिए बता देता हूँ कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसका लेंथ मान लो फिलहाल 1 मीटर है, जब तुम इसको लाइट का स्पीड के आसपास दौड़ाओगे तो इसका लेंथ भी बदल जाएगा। ये भी रिलेटिविटी में। हाँ, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, वो घट जाता है। अब कैसे घटता है बढ़ता है, बोले सर कैसे पॉसिबल है, मतलब मैं यार 5 फीट का था, अब हमको दौड़ा दिए 4 फीट का हो गया मैं, कैसी बात है ये, बट ऐसा होता है। ठीक है, बट तुमको उस लेवल पे नहीं जाना, हम यहाँ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ रहे हैं, हम क्वांटम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। अगर तुमको पढ़ने का शौक हो तो कभी एक आध दिन एक्स्ट्रा क्लास लगा दूंगा, मजे में आ जाना, बट फिलहाल इसको कोर्स को देखो। पहला क्या, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ, देखो प्रॉपर्टी इधर देखो, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, फिर क्या हो जाएगा, कंजर्व फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। फिर चौथा प्रॉपर्टी क्या पढ़ा है, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। अभी देखो मैंने क्या बोला कि जो मास है वो स्पीड के साथ बदलता है, बट जो चार्ज है वो स्पीड के साथ नहीं बदलता, इसी को क्या बोलते हैं, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। लिख लो इस बात, स्पीड चेंज विथ, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं तुम लोग, चार्ज डज नॉट चेंजेस विथ वेलोसिटी या फिर स्पीड, जो भी लिखना लिख लो, उससे कोई दिक्कत, मतलब चार्ज में कोई बदलाव नहीं आएगा बट मास में बदलाव होगा। मतलब ऐसा सोचो कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, -1.6 इंटू 10⁻90 कूलम, और उसका मास भी बता दिया कितना, 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। अब मैं उसको लाइट का स्पीड से दौड़ा दिया, तो उसका चार्ज बदलेगा कि मास, मास, चार्ज में कोई बदलाव नहीं, इसलिए मैं इसको क्या बोलते हैं, इनवेरिएंस ऑफ, चार प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, चलो पांचवा लिखो, चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। कैसे पॉसिबल है, देखो अगर मान लो कि एक चार्ज है Q, और अगर उसका वेलोसिटी क्या है, जीरो, क्या है इसका वेलोसिटी, जीरो, तो ये सिर्फ एंड सिर्फ क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक। ठीक है, एक चार्ज है Q बट उसका वेलोसिटी है कुछ, जीरो नहीं है, बट वो वेलोसिटी कांस्टेंट है, कैसा है, कांस्टेंट। पहला चार्ज किस पे था, रेस्ट पे, रेस्ट पे चार्ज होगा तो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज मूव करेगा, और वो भी मूव कैसे कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो वो तुम्हारा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाएगा, बट वो एनर्जी जो बनाएगा वो रेडिएट नहीं करेगा, रेडिएट मतलब ट्रांसफर नहीं करेगा, नो रेडिएशन। जैसे तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ा होगा, पढ़ा था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या करते हैं, कुछ याद आ रहा है, भूल गया, कुछ क्या बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हाँ ऑसिलेट करता है, रेडिएट करता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जब चार्ज रेस्ट पे हो तो क्या बनेगा, सिर्फ एंड सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज मूव कर रहा हो, बट कैसे मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तब इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा, बट वो रेडिएट नहीं करेगा। तीसरा केस क्या होगा, तुम ही बताओ, जब चार्ज क्या कर देगा, एक्सेलरेट, जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो वो तुम कहा रहा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा एंड मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, और साथ में क्या करेगा, बताओ, एंड रेडिएट भी करेगा वो। इसका मतलब जो तुम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वगैरह देखते हो उसमें कैसा चार्ज होता है, एक्सेलरेटेड चार्ज। रेडिएशन का मतलब कि एनर्जी की तरह से ये करना, लूज करना, ट्रांसफर करना। ठीक है, उतना डिटेल में जाना। हम्म,
मतलब कि सिंपल सी बात है कि ये एनर्जी जो है ना, आसपास सराउंडिंग में एनर्जी को रेडिएट करेगा, बट ये एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। मतलब ये एनर्जी नहीं आसपास में ट्रांसफर करेगा, और ये आसपास में एनर्जी को भी ट्रांसफर करेगा। क्लियर है? बस तुमको यही पूछेगा, क्वेश्चन में ये बोल देगा, ए चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इट विल रेडिएट एनर्जी और नथिंग। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए एंड बी। ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड। तुमको बहुत डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कितने प्रॉपर्टी हो गए? छठा लिखो। चार्ज resides on the surface of conductor। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लो कि तुम्हारे पास क्रिकेट बॉल है, हॉलो वाला, ठीक है, और एक सॉलिड भी आता है ना, जो अंदर से भरा हुआ रहता है। देखो ऐसा कुछ। अच्छा, फुटबॉल तो अंदर से हॉलो होता है। तो तुम ऐसा समझो कि तुम्हारे पास दो स्फेयर है, और दोनों कैसा है? कंडक्टर। कैसा है दोनों? कंडक्टर। ठीक है, मैंने लिखा है कंडक्टर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कंडक्टर। बट मान लो ये कैसा है? हॉलो। हॉलो का मतलब क्या होता है? ये भी कंडक्टर है, बट ये कैसा है? सॉलिड। हॉलो का मतलब अंदर से खाली, और सॉलिड का मतलब भरा हुआ। जब तुम दोनों पे चार्ज दोगे, इस पे मान लो चार्ज क्यू दिया और इस पे भी चार्ज क्यू दिया, ठीक है, तो बताओ ये चार्ज कहां पे जाएगा? इसके सरफेस पे जाएगा। अंदर जाएगा क्या? अंदर क्या है? खाली। तो जब तुम चार्ज दोगे तो कहां जाएगा? इसके सरफेस पे। अच्छा, जब मैं यहां पे चार्ज दूंगा तो ये कहां जाएगा? वॉल्यूम में। तुम्हारे अकॉर्डिंग कहा जाना चाहिए? वॉल्यूम में। अच्छा, यहां पे चार्ज दूंगा तो कहां गया? सरफेस पे, मतलब एरिया पे। और तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर मैं यहां पे चार्ज दूं तो कहां जाना चाहिए? वॉल्यूम पे। ये भी कहां जाएगा? एरिया पे ही जाएगा। ये अंदर नहीं जाएगा। अब बोलोगे सर ये कैसे होगा? ये कैसे पॉसिबल है? होता है ऐसा कि जब भी तुम कंडक्टर पे, किस पे? इंसुलेटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं? कंडक्टर की। जब तुम कंडक्टर पे चार्ज दोगे, चाहे वो कंडक्टर सॉलिड हो या फिर कंडक्टर हॉलो हो, चार्ज हमेशा कहां रहेगा? उसके सरफेस पे, अंदर नहीं जाएगा। बिल्कुल। इसीलिए देखो, देखो एक बात बता रहा हूं, जैसे मान लो तार तुमने देखा हो ना, जो जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तुमने देखा होगा कि पतला 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 ढेर सारा ऐसे बनाते हैं। सोचो, ऐसे से ढेर सारा रहता है ना, और इसी को सबको लपेट देते हैं, एक में बांध देते हैं। तुमने कभी भी देखा है वायर को छीलकर ऐसे निकाल कर उसका कवर को? तो देखा होगा उसमें पतला 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 ढेर सारा रहता है। तुमको कभी दिमाग में कि पतला पतला क्यों किया है? डायरेक्ट एक सॉलिड क्यों नहीं बना दिया है? अब तुम सोचो कि अगर डायरेक्ट सॉलिड बनाता तो इसके सिर्फ सरफेस पे ही रहता है, छोटा छोटा कर दिया तो अब यहाँ पे सबके सरफेस पे जाएगा, तो करंट ज्यादा जाएगा ना इसमें, और इसमें क्या जाएगा? कम। समझ में आ रहा है ये बात? इसीलिए इसको काटा जाता है। ठीक है, चार्ज कहां फ्लो करता है? कंडक्टर के सरफेस पे, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो हॉलो। हाँ, बट इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता है। अगर मान लो कि यही इंसुलेटर होता, इंसुलेटर समझते हो ना, तो अगर हॉलो इंसुलेटर होता है तो चार्ज कहां रहता है? सरफेस पे। बट अगर सॉलिड इंसुलेटर होता है तो चार्ज पूरे वॉल्यूम में भी जाएगा वो। क्लियर है? इसके पीछे का रीजन भी बेसिक सा है कि ये कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब चार्ज ट्रांसफर होता है, पर जैसे ही एक एक नेचर का चार्ज जाएगा आपस में, तो दोनों के बीच में रिपल्सन बढ़ेगा ना, तो इसके पास ऑप्शन है ना कि वो बाहर चला जाए, मतलब दूर चला जाए एक दूसरे से। इसी प्रॉपर्टी के वजह से, सेम प्रॉपर्टी की वजह से, जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर को हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब बोलोगे सर कि ये क्या होता है? भाई जब लाइटनिंग होता है, ठीक है, मान लो कि लाइटनिंग हो रहा है और तुम्हारे पास दो ही रास्ता है। तुम ऐसे फील्ड सरफेस पे हो, कहीं मैदान में बाहर खड़े हो, तो तुमको डर है कभी बिजली गिरने वाला है, बट बाहर एक कार खड़ा हुआ है और एक पेड़ भी है।
ठीक है, और एक लकड़ी का बना हुआ कार है। समझ में आ रहा है? क्या क्या है? एक पेड़ है, एक लकड़ी का बना हुआ कार है, और एक नॉर्मल कार है जो उसका सरफेस ऊपर कैसे बना रहता है, मेटल से। किस में जाकर बैठोगे? मेटल वाले। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि जब लाइटनिंग होगा तो चार्ज गिरा तो चार्ज के अंदर आ पाएगा नहीं, चार्ज कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे। हम तो उसके अंदर बैठे, हमको नुकसान होगा नहीं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, मतलब इसको बाहर से प्रोटेक्ट कर देता है, वो अंदर में चार्ज को नहीं आने देगा। क्लियर है यहाँ तक बात? जैसे फराडे केज होता है। कितने प्रॉपर्टी हो गए? 6। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये 7वां, जहां से कि क्वेश्चंस भी बनेंगे न्यूमेरिकल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ क्वांटाइजेशन। क्वांटा का क्या मतलब समझते हो? पैकेट। पैकेट ही होता है भाई, 1 2 3 4 5 ऐसा काउंट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है फिर क्या? अब देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास दो बॉडी है और दोनों न्यूट्रल है। क्या है दोनों? न्यूट्रल। ठीक है, अब तुम क्या करना चाह रहे हो कि इसको या इसको, ए और बी को चार्ज करना चाहते हो, कॉमन सा समझ कि चार्ज करना चाह रहे हो, या फिर एक ही ले लो एग्जाम्पल समझो। इसमें क्या क्या है बताओ? चलो एग्जाम्पल के तौर पर समझता हूँ, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन है, तीनों है। तुम आसानी से किसको छेड़छाड़ कर सकते हो? इलेक्ट्रॉन को। अगर इसको चार्ज करना है तो चार्ज करने का दो तरीका। मान लो फिलहाल कि मैं तुमको बोलूं कि तुम इसको पॉजिटिव चार्ज करो। कैसा चार्ज करो? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज। तो एक तो ऑप्शन हो सकता है कि कोई प्रोटॉन ला डाल दे, हो जाएगा। उसमें क्या है? कैसे? अगर तुम प्रोटॉन डालेगा तो नेगेटिव कैसे हो जाएगा? प्रोटॉन डालोगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गया, तो ओवरऑल कैसा चार्ज हो जाएगा? प्लस। समझ में आ रहा है? बट तुम जान रहे हो कि प्रोटॉन के साथ छेड़छाड़ करना पॉसिबल नहीं है, तो हम करेंगे किसको? इलेक्ट्रॉन को। अब मुझे पॉजिटिव चार्ज करना है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन डाल दूं इसमें लाकर तो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ गया, तो ये कैसा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव। बट हमको पॉजिटिव करना तो एक काम करो, इलेक्ट्रॉन को निकाल दो। क्या करो? इलेक्ट्रॉन को निकाल दो। समझ में आ रहा है ये बात? अच्छा मान लो कि इसको मुझे नेगेटिव चार्ज करना है। कैसा करना है इसको चार्ज? नेगेटिव। अगर नेगेटिव चार्ज करना है तो क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉन को ऐड। क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉन को ऐड। अच्छा तुम्हारे लेवल पे सबसे फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। कौन है? इलेक्ट्रॉन। तुम प्रोटॉन को तोड़ सकते हो, जो तुम्हें दिखाया भी था। न्यूट्रॉन को तोड़ सकते हो, बट इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते हो। तो फंडामेंटल ऐसे 3 ऑप्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन। फंडामेंटल मतलब जो किसी से बना ही नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे तुमको पढ़ाया था ना कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है जो किसी पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन कैसा क्वांटिटी है? फंडामेंटल। मतलब तुम बताओ, क्या इसमें से मैं 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं? क्या 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं? 2 तो निकाल ही सकता हूं। क्या 2.5 निकाल सकता हूं? नहीं। तो जब भी निकालूंगा तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, चाहे तो 1, चाहे तो 2, चाहे तो 3। या फिर जब भी ऐड करूंगा, चाहे तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, चाहे तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, चाहे तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, यही करूंगा ना। या 2.5 भी कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसको तो तोड़ ही नहीं सकता मैं। मान लो इस पर मैं नेगेटिव चार्ज डालना चाहता हूँ, तो मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा। अगर इस पर मैं 1 इलेक्ट्रॉन डाला तो इस पर कितना चार्ज हो जाएगा? ई। अरे 1 इलेक्ट्रॉन, अभी ये कैसा था? न्यूट्रल। 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो इस बॉडी पे कितना चार्ज हो गया? जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? ई का वैल्यू कितना है? -1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। अच्छा इस पे 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो अब इस पे कितना चार्ज हो गया? क्या बोल रहे? क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। हाँ, अगर मान लो इसमें मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो अब इस पे कितना चार्ज हो जाएगा? 2e, -2e। अब 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, कितना चार्ज हो जाएगा? -3। समझ में आ रहा है? 10 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, कितना चार्ज हो जाएगा? -10e। क्या कभी -10.5e होगा? नहीं। ये पॉसिबल है क्या? नहीं। मैं इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं तो कैसा चार्ज हो रहा है? नेगेटिव।
अब मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, अगर इनसे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इस पर कैसा चार्ज हो जाएगा, प्लस ई। अरे एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, अब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो कितना हो जाएगा, प्लस 2e। क्या हो जाएगा, +3 +7e +10e +1,00,000e, बट +9.5p पॉसिबल नहीं है। मतलब किसी भी बॉडी पे चार्ज जो होगा, क्या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा, 1 2 3 4 5 क्या है, इंटीजर। इसी को क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको लिखते कैसे हैं, ये देखो, इसको लिखते हैं, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा Q, वो होता है +-n इंटू ई। इसी को क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q क्या है, चार्ज ऑन दी बॉडी। E क्या है, नहीं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। E का वैल्यू क्या होता है, अभी बताया था। हाँ, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें Q क्या है, चार्ज। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और E का वैल्यू तुमको पता, 1.6 इंटू 10⁻⁻90। समझ में आया ये बात या नहीं, डाइजेस्ट हो रहा है। चलो अब बताओ, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आया कि चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। मतलब Q बराबर +-E। प्लस माइनस क्यों डाला मैं, प्लस कब होगा, जब मैंने निकाल लिया, और जब मैं ऐड करूंगा तो माइनस। क्लियर है। चलो एक काम करो, एक बॉडी है न्यूट्रल। कैसा है बॉडी, न्यूट्रल। उस पर मुझे 1 कूलम चार्ज बनाना, कितना, 1 कूलम। समझ में आ रहा है, प्लस बनाना है तो क्या करना होगा, तो बताओ कितना निकाले, वही दिख बताना है, बताओ। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी टू ऑब्टेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। देखो क्वेश्चन लिख लेना कि 1 कूलम चार्ज के लिए एक बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन को निकालने पड़ेगा। क्या नहीं हो सकता, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। निकाल कर तो देखो, हाँ आएगा, इंटीग्रल आएगा, डिवाइड करके तो देखो। डिवाइड कर ही नहीं, तो पहले बुद्धि लगा दिए तुम लोग। Q बराबर क्या होता है, +-n e। हमको कैसा चार्ज बनाना है, बॉडी को कैसा चार्ज करना है, प्लस। तो क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा। हाँ बताओ, एग्जैक्ट बताओ, n बराबर कितना आया, 2। ये ऐसा नहीं 10 के पावर में बोलते, कभी भी ये 10 के पावर में रखते हैं, ऐसे नहीं लिखते, 10 टू द पावर में रखते हैं किसी भी आंसर। आंसर सही बता रहे हो, पर तुम बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दे रहे हो। इधर देखो, Q बराबर क्या बताया, +-n e। मान लो कि n इलेक्ट्रॉन निकाल ले, इसे कितना निकाल लिया, n। तो बताओ इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q बराबर n इंटू ई। यही होगा ना। अच्छा Q का वैल्यू कितना बोला मैंने, कितना चार्ज बनाना है, 1 कूलम, बराबर में n। और E का वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻90। अब बताओ, कूलम है तो कूलम से कूलम कट जाएगा, तो n बराबर क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो -90 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, +90। और डिवाइड में क्या हो जाएगा, 1.6। अच्छा +90, इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, 10 इंटू 10⁻18 और डिवाइड बाई 1.6। बस इसको डिवाइड कर को लिख दो आंसर। 10 डिवाइड बाई 1.6 कितना आएगा, 6.25 समथिंग आएगा। ये नियरली अबाउट आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। कि एक बॉडी पे अगर 1 कूलम चार्ज बनाना है तो देख लो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेगा, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। 18 होगा ना भाई, अब कैलकुलेशन में मत फंसो यार तुम लोग। हाँ तुम्हारा आंसर सही है, वैसे लिखते नहीं है, लिखने का तरीका ये होता है, 10 में डालते हैं चीजें। तुमको अभी भी नहीं समझ में आया, तो आंसर क्यों नहीं आ रहा है। अरे Q बराबर +-एनी फॉर्मूला है, मैंने बोल दिया Q बराबर 1 है, E के वैल्यू तुमको पता ही है, N निकालना है, तो सिंपल कैलकुलेशन है। चलो एक क्वेश्चन लिखो। एक ग्लास रड
ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ ए सिल्क क्लॉथ। ए ग्लास रॉड, ए ग्लास रॉड is rubbed with, a glass rod is rubbed with silk cloth. The glass rod acquires a charge of, the glass rod acquires a charge of, ग्लास रॉड ने क्या किया, चार्ज एक्वायर किया। कितना चार्ज एक्वायर किया, प्लस, देखो प्लस जनरली लिखते नहीं है, अभी मैं लिख देता हूं कभी कभी, 19.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इतना चार्ज उस पे आ गया। किस पे आया इतना चार्ज, रॉड पे। सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज बाय द ग्लास रॉड। बताओ कितना इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज बाय द रॉड। अरे रॉड पहले न्यूट्रल था, मैंने रब कर दिया, रब करने के बाद कितना इस पर चार्ज आ गया, इतना प्लस में, इसके बाद उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा कितना, ठीक है 12 होगा आंसर। तुम लोग का क्यों नहीं आ रहा, मुहूर्त क्यों बना है। हाँ तो तुम अपना करो, उसका क्यों देख रहे हो। दूसरा का देखना छोड़ो। देखो ये रॉड है, ठीक है, रॉड से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रॉन निकालते ही क्या होगा, इस पे चार्ज आ गया Q, और वो चार्ज कितना आया 19.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि N का वैल्यू कितना होगा, बना रहा है। तो बताओ Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस एन, बट यहाँ पे क्या होगा प्लस, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला। तो Q बराबर एन ई, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q डिवाइड बाई ई। Q कितना है 19.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम डिवाइड बाई 1.6। जब तुम इसको सॉल्व करो, अच्छा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 90, तो इसमें देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करो तो कितने बारे में कैंसिल होगा 12। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, कितना ट्रांसफर हो गया 12, पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट लिखो। अच्छा फाइंड द नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड बाय द सिल्क, सिल्क पे कितना नेगेटिव चार्ज होगा, तो बताओ माइनस 19 पॉइंट, हाँ क्वेश्चन पहले इसने लिखा ही नहीं, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड बाय द सिल्क, फाइंड द नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड बाय द सिल्क। भाई जितना चार्ज रॉड ने छोड़ा वो चार्ज किस पे जाएगा, सिल्क पे। तो सिल्क पे कितना चार्ज हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि रॉड ने निकाला तो उस पे जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो रॉड पे कितना इलेक्ट्रॉन, सिल्क पे कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, सिल्क पे समझ में आ रहा है यहां तक, अगला पार्ट लिखो। फाइंड दी मास लॉस बाय दी रॉड। क्या रॉड मास लॉस करेगा, क्यों करेगा लॉस, एक मिनट बता विरल, लॉस क्यों करेगा रॉड मास, तुम बता। अरे क्या बुद्धि है तुम लोग का, जब मैं रब कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन पे मास है कि नहीं, तो 12 इलेक्ट्रॉन गया इस पे, तो 12 इलेक्ट्रॉन का मास कम हो गया इस पे, वही तो निकालना है। क्या दिमाग है तुम लोग का, चल रहा है दौड़ रहा है, बोलता हूं कुछ तो सुनते हैं कुछ। हाँ तो वही तो करना, मल्टीप्लाई, आंसर बताओ। कैलकुलेशन पार्ट हमेशा किया करो, दूसरे का नहीं देखना है। कितना हो जाएगा 12 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे भाई 12 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो 12 इलेक्ट्रॉन की मास कम हो जाएगी, तो कितना
12 इंटू 9.1 इंटू 10⁻³ kg, इसलिए डेटा में लिखवाया था 1, बोलो बोलो 109.2 इंटू 10⁻³ इसको ऐसे लिखते हैं फिर 1.1 इंटू 10⁻29 kg। क्लियर है? तुम ये नहीं समझ पा रहे हो, रब कर रहा हो तो सब चल रहा है। अरे भाई, जब चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो इसका मतलब, मैंने क्या बोला कि चार्ज बिना मास के पॉसिबल नहीं है। अगर चार्ज ट्रांसफर हुआ तो मास भी ट्रांसफर हुआ होगा। 12 इलेक्ट्रॉन गया, इसका मतलब 12 इलेक्ट्रॉन का मास कम हो गया, और इतना ही मास किस पे बढ़ जाएगा? सिल्क पे। समझ में आया ये? अगला क्वेश्चन लिखो। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखो। ऑब्जेक्ट ए बी सी आर आइडेंटिकल। ऑब्जेक्ट्स ए बी लिखो तो पहले। ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी आर आइडेंटिकल इंसुलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ऑब्जेक्ट ए बी सी, कितना ऑब्जेक्ट हो गया? 3। आइडेंटिकल का क्या मतलब होता है? कि सेम शेप का, सेम वॉल्यूम वगैरह, सेम मास चीज है, ठीक है। हाँ। इंसुलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, कंडक्टर बट वो इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड क्या मतलब समझते हो? ऊपर से एक इंसुलेशन चढ़ाया गया है। क्लियर है? ओरिजिनली, फुल स्टॉप के बाद लिखो ओरिजिनली ए एंड बी बोथ हैव चार्जेस ऑफ +3 मिली कूलम। ओरिजिनली मतलब शुरुआत में ए एंड बी हैव चार्जेस ऑफ +3 मिली कूलम। मिली कूलम समझ रहे हो? माइक्रो मिली से बढ़ाया था ना मैं। +3 मिली कूलम की मतलब कि 3 इंटू 10⁻³ कूलम, इसको मिली। अरे मिली माइक्रो नैनो बढ़ाया तो हूं मैं। मिली का मतलब 10⁻³ माइक्रो का मतलब, अरे मिली मीटर में चला गया तो मीटर में चला गया, ठीक है। माइक्रो मतलब -6। अच्छा, नैनो कूलम रहता मतलब 10⁻⁹। मैं बोलता हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट पे 2 नैनो कूलम चार्ज है, उसका इसका मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। क्लियर है? while C has charge of -6 millicoulomb, while C has a charge of while C has a charge of -6 millicoulomb। फुल स्टॉप। अब लिखो भाई, अगर तुम लिख नहीं रहे हो ना तो कर नहीं पाओगे, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। ऑब्जेक्ट ए एंड सी आर अलाउड टू टच। ए और सी को फिर क्या कर दिया? टच। एंड देन दे आर मूव्ड अपार्ट। पहले टच किया और टच करने के बाद क्या कर दिया? एक दूसरे से दूर। ठीक है। क्या क्या हुआ? ए और बी पे चार्ज कितना था? +3 मिलीकुलम। सी पे कितना? -6 मिलीकुलम। फिर मैंने क्या बोला कि ए और सी को टच किया और टच करने के बाद दूर कर दिया। उसके बाद देन ऑब्जेक्ट बी एंड सी आर अलाउड टू टच। उसके बाद फिर किसको टच किया? बी और सी को अलाउड टू टच, एंड देन दे आर मूव्ड अपार्ट। इन दोनों को दूर कर दिए। ए और बी में +3 मिलीकुलम, सी में -6। पहले ए और सी को मिलाया, फिर अलग किया, फिर बी और सी को मिलाया, फिर अलग किया। अब पहला क्वेश्चन लिखो। इफ ए एंड बी आर हेल्ड बाय नियर, हेल्ड नियरली, नियर एक दूसरे के पास रख रहे हो उसको। इफ ए एंड बी आर नाउ हेल्ड नियर टू इच अदर। इफ ए एंड बी आर हेल्ड नियर टू इच अदर, ऑप्शन ए, क्या वो अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, या फिर सफिशिएंट डेटा नहीं है? इफ ए एंड बी आर नाउ हेल्ड नियर इच अदर, मतलब ए और बी को एक दूसरे के पास रख दिए, कि क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा या कुछ नहीं करेगा? बेटा सॉल्यूशन चाहिए, ऐसे नहीं। ए और बी अट्रैक्ट करेगा, कैसे अट्रैक्ट करेगा बताओ? क्या हो जाएगा ना? पक्का? सोच लो। डेटा इनसफिशिएंट है ही नहीं, सही आंसर। क्या करोगे मियाँ तुम लोग? ये सुनो, डायग्राम देखो।
क्या तुम लोग, मैंने क्या बोला कि फिजिक्स में ना ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, तो जो भी चीजें बोला जा रहा है उसको एज एज इट इज ड्रॉ करो। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। बताओ ए पे कितना चार्ज था? 3 नैनो मिली कूलम। बी पे कितना था? 3 मिली कूलम। सी पे कितना है? -6 मिली कूलम। अब बताओ सबसे पहले क्या किया मैंने, बताओ क्वेश्चन में, ए और सी को टच किया। अब तुम जैसे ही ए और सी को टच करोगे, मान लो ये ए है और उसे टच कौन कर रहा है ऐसे? सी। अब बताओ इस पे कितना चार्ज था? 3 नैनो कूलम, सॉरी मिली कूलम, और इस पे -6 मिली। तो दोनों पे मिलकर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? -3। नेट चार्ज कितना हो गया? -3 मिली कूलम। अब जैसे दोनों को अलग करूंगा, क्या दोनों पे -3 होगा, या फिर -1.5 -1.5 होगा? जैसा भी दोनों को टच किया तो टोटल चार्ज कितना है? -3 मिली कूलम। अब दोनों को मैं अलग कर रहा हूं, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। क्या लिखा मैंने? क्वेश्चन तुमने पढ़ा ही नहीं कि सारे आइडेंटिकल है। बताओ कि दो ऑब्जेक्ट पे मिलकर चार्ज कितना है? -3 मिली कूलम। अब जैसे मैं दोनों को अलग करूंगा तो एक पे कितना होगा? -1.5 मिली कूलम, और दूसरे पे भी कितना होगा? -1.5। क्वेश्चन तूने पढ़े ही नहीं है, लिखा ही नहीं तुमने, तो कहां से समझ में आएगा? मैं बोला कि आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का क्या मतलब हुआ कि -3 मिलीकूलम दोनों पे था, तो बता एक पे कितना होगा? ये ए और ये सी। ए पे चार्ज आ गया -1.5 मिली कूलम, और इस पे भी कितना आ गया? -1.5 मिली कूलम। कहानी खत्म। फिर क्या बोलता है कि अब बी और सी को मिक्स करता हूं मैं। अब देखो ये हो गया तुम्हारा बी, और ये हो गया तुम्हारा सी। बताओ बी पे कितना चार्ज है? 3 मिली कूलम, और सी पे कितना है? -1.5 मिली कूलम। तो कितना हो गया मिलके? दोनों पे मिलके कितना हो जाएगा? 1.5 मिलीकूलम प्लस में। और फिर जैसे दोनों को अलग करूंगा तो बताओ कितना कितना चार्ज हो जाएगा? ये हो जाएगा बी, और ये हो गया सी। ये हो गया बी और ये हो गया सी। इसमें हो गया 0.75 मिली कूलम, और इसमें भी 0.75 मिली कूलम। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। पहला पार्ट क्या बोला कि जब तुम किसको किसको पास ला रहे हो? ए एंड बी। ए क्या है? नेगेटिव। बी क्या है? पॉजिटिव। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन। सॉल्व क्या करना है इसमें? हमने फोर्स निकाला ही नहीं है। अच्छा, बिना चार्ज लगाए हुए क्या कर, फिर कैसे हो जाएगा बताओ? कैसे? हाँ, पर तुमको ये कैसे पता चलेगा कि ए पे प्लस होगा या बी पे प्लस होगा? कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा ना वो। हाँ देखो, अभी भी ओवरऑल चार्ज कितना है इस पे? तीनों पे चार्ज कितना? नेट चार्ज 0। अभी भी देखो तीनों पे नेट चार्ज कितना होना चाहिए? यही तीन कंडीशन है ना, देखो। प्लस, अच्छा ये भी प्लस था, सॉरी। प्लस और प्लस हाफ, और ये -हाफ, कितना हो गया? 0। ठीक है, तो पहला पार्ट में हो गया अट्रैक्शन। अच्छा दूसरा पार्ट, ए और सी क्या करेगा एक दूसरे को? ए और सी अट्रैक्ट ही करेगा भाई। तुम, ये पहले था माइनस, जब उसको बी से टच नहीं किए थे। फाइनल सी पे चार्ज कितना है? +0.75। रिपल्सन किसके बीच में होगा? बी एंड सी के बीच में। तुम लोग कहां बुद्धि रखे हो? ए और सी कैसे अट्रैक्ट कर, रिपेल कर रहा है भाई? ए पे, तो यही तो तुमको देखना है ना। तुम आज अभी 10 साल पहले अपने आप को देख रहे हो। क्लियर है यहां तक? अगर तुमको नहीं पता है तो एक, कितने प्रॉपर्टी लिखे थे चार्ज के? तुम 8वां भी लिखो।
मैं बता रहा हूं क्या लिखना, 8वां प्रॉपर्टी। प्लस प्लस माइनस माइनस, इन दोनों में क्या होगा? रिपल्सन। लिख लो तुम इस प्रॉपर्टी को, मैं तुम्हारा नोट्स में देखना चाहता हूं। प्लस माइनस, इन दोनों में क्या होगा? ये तो पता होना चाहिए तुम। ये भी चार्ज का प्रॉपर्टी है ना, कि भाई सेम नेचर ऑफ चार्ज विल ऑलवेज रिपेल इच अदर एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज विल अट्रैक्ट इच अदर। क्लियर है? 7 प्रॉपर्टी है, अब नहीं गलती होगा तुमसे। चलो या नहीं नहीं हो गया, इससे कितना क्वेश्चन करोगे तुम? अभी तो मेन टॉपिक शुरू नहीं किए हैं। अब ये तो मैं पढ़ा रहा था ताकि तुमको मेन टॉपिक पढ़ाया जाए, और सबसे पहला जो मेन टॉपिक है, जब मेन टॉपिक आएगा ना फिर उसमें टेंशन है, स्प्रिंग सब आएगा, तुम पीछे नहीं छोड़ेगा तो। डालो हेडिंग, लिखो। असली तो ये पढ़ना था, इसी के लिए तो सारा कहानी रच रहा था मैं। कूलम्ब्स लॉ, तुमने पढ़ा था न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ किसने दिया था? न्यूटन ने। क्या बोला था? दो मास एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेगा, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस इज गिवन बाय G m1 m2 by r स्क्वायर। कहानी खत्म। उसी तरह से तुमने अभी तक पढ़ा कि दो चार्ज एक दूसरे को चाहे तो अट्रैक्ट करेगा, चाहे तो रिपेल करेगा। तो कूलम्ब्स ने यही बताया कि कितना अट्रैक्ट करेगा, कितना रिपेल करेगा। कूलम्ब्स ने ये एग्जैक्ट इसका मैग्नीट्यूड बताया। कैसे बताया? ये देखो, मान लो कि एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। ये तो नहीं दिखाना है ना कि एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल करेगा। प्लस प्लस है तो रिपल्सन, प्लस माइनस है तो अट्रैक्शन। समझ में आ रहा है? फिलहाल मैं प्लस प्लस लेकर चल रहा हूं। क्लियर है? तो कूलम्ब्स ने क्या बोला कि ये जो चार्ज 1 है, कौन चार्ज 1, चार्ज 2 को क्या करेगा? रिपेल। ये चार्ज 2 पे एक फोर्स लगाएगा, रिपल्सन फोर्स, इधर की ओर। ये क्या लगाया? एक फोर्स। इस फोर्स को क्या बोलेंगे? फोर्स ऑन, बताओ, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सेम ये क्या करेगा? इस पे पीछे की ओर फोर्स लगाएगा, ये क्या कहलाएगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्या इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा? हाँ। जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा। क्लियर है ये बात? दोनों का डायरेक्शन अलग है। हाँ। क्या दो दो डिफरेंट बॉडी पे लग रहा है? हाँ। तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर होगा? बताओ, अरे बताओ होगा कि नहीं? क्या इक्वल इन मैग्नीट्यूड है? क्या अपोजिट इन डायरेक्शन है? क्या दो डिफरेंट बॉडी पे लग रहा है? ये किसका खासियत होता है? एक्शन रिएक्शन पेयर का। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कैसा है? एक्शन रिएक्शन पेयर। क्लियर है? बट हो सकता है कि किसी ने इस बात को ऐसा भी बना दिया हो कि सर ठीक है, ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, ये चार्ज क्या है? Q1, ये चार्ज क्या है? Q2। तो बोलेगा सर लीजिए F112 F1 लीजिए, ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये हो गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। क्या दो डिफरेंट बॉडी पे लग रहा है? क्या इक्वल इन मैग्नीट्यूड है? क्या अपोजिट इन डायरेक्शन है? क्या एक्शन रिएक्शन नहीं है? अगर मैंने तुमको बोला कि जो कूलम्बिक फोर्स है, कूलम्बिक फोर्स है, तो मैंने बोला कि कूलम्बिक फोर्स एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी, लग गया। तो किसी ने डायग्राम बनाया, ये दो डिफरेंट बॉडी पे बना दिया। अपोजिट इन डायरेक्शन, क्या अपोजिट इन डायरेक्शन नहीं है? है, एक ऊपर दूसरा क्या है? नीचे। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, चलो इक्वल इन मैग्नीट्यूड में डाल दिया, तो क्या फिर ये कूलम? बिल्कुल, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, बट ये कूलम्बिक फोर्स नहीं है। तो कूलम्बिक फोर्स क्या होता है? फिर कूलम्बिक फोर्स की खासियत है कि वो हमेशा किधर लगता है? along the line joining their center, along the line joining their center। और ऐसे फोर्स को क्या नाम देते हैं? सेंट्रल फोर्स। तो कूलम्बिक फोर्स इज आल्सो ए सेंट्रल फोर्स। बता, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, तो कूलम्बिक फोर्स हमेशा इस लाइन पे ही लगेगा।
चाहे तो इस लाइन के इधर होगा, चाहे तो इस लाइन का इधर होगा, चाहे तो इस लाइन से दूर जाएगा, इस लाइन से हट के नहीं होगा। ये कभी ऐसे नहीं लगेगा, कभी भी लगेगा तो चाहे तो इस लाइन पे चाहे तो इधर लगेगा। ठीक है, इसीलिए कूलम्बिक फोर्स भी कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स। इसी को तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में बेसिकली क्या होता है ना कि दोनों आता है, चार्ज का भी और मैग्नेट का भी। जैसे हमने क्या बोला कि चार्ज अगर रेस्ट पे, अच्छा वो तुम वहां बात कर रहे हो, बताया तो था ये कैसा फोर्स है, भूल गया तुम लोग? अब तो नहीं बताना। अरे भाई सब बताया था मैं, टाइप ऑफ फोर्स, चार फोर्स बताया था मैं। हाँ, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। बट सब बताया था तुम लोग को, एक का फील्ड दूसरे पे इफेक्ट डालता है, याद नहीं है? भूल जाते हो। हाँ, तो जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां लगता है? along the line joining their center। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल। क्लियर है? चलो अभी तक हम तुम लोग को इसको कैलकुलेट करना नहीं सिखाए हैं कि क्या होगा, बट फिर भी एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें। कैसे क्वेश्चन बनेगा देखो, हो गया ये, मान लो कि एक चार्ज ये और एक चार्ज ये, ऐसा समझो कि ये 2 कूलम का चार्ज और ये 3 कूलम का चार्ज। इस पे मास है तुम्हारा, इसका मास है 2m और इसका मास है 4m। क्लियर है? समझ में आ गया? दो चार्ज को ऐसे रखा हूं, फिलहाल पकड़ के रखा हूं। यहाँ पे मल्टीपल कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। अरे दो फोर्स है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेगा और रिपेल भी करेगा। चलो भाई इसको मैं पकड़ के रखा हूं, ऐसा छोड़ा नहीं इसको। तो अभी पकड़ के रखा तो ये दोनों रेस्ट पे है, ए और बी। इसको नाम दे देता हूं ए और इसको नाम दे दिया बी। जैसे मैंने इसको छोड़ा क्या होगा बताओ? पहली बात की बेटा ये हवा में नहीं, ये टेबल पे रखा हुआ है ऐसे, और फ्रिक्शन भी 0। जैसे छोड़ूंगा क्या होगा? तुम दुविधा में पड़ गए, सर ये अट्रैक्ट भी कर रहा है और रिपेल भी कर रहा है। बट तुम कॉमन सेंस बताओ, मैं तुमको बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन दी नेचर। अब बताओ क्या होगा? मतलब एक दूसरे से दूर जाएगा। अरे भाई ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहा है और एक दूसरे को रिपेल भी कर रहा है। अट्रैक्शन में कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल। रिपल्सन में कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक। बट रिपल्सन फोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि तुम पढ़े हो ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? वीकेस्ट फोर्स। तो मैं जैसे ही इन दोनों को छोड़ा, ये दोनों एक दूसरे से क्या जाएगा? दूर। कुछ देर बाद मैंने देखा क्या कि ये जो है ए यहां पहुंच गया और बी यहां पहुंच गया। समझ में आया? ये ए है और ये बी है। बट मैंने एक चीज देखा कि जो बी का जो स्पीड है वो है तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ ए का स्पीड कितना होगा? हाँ, क्वेश्चन नहीं समझे? दो मास, दोनों को ऐसे पकड़ कर रखा हूं, अभी छोड़ा नहीं हूं मैं, ये दोनों रेस्ट पे है। समझ में आ रहा है? जैसे छोड़ूंगा मैं क्या होगा? रिपल्सन से क्या होगा? दोनों को दूर धक्का देगा, तो बी उधर जाएगा और ए इधर आएगा। तो कुछ देर बाद देखा कि बी का जो स्पीड है, भाई जा रहा तो कुछ स्पीड होगा ना, तो बी का स्पीड कितना है? 10। तो उस टाइम पे ए का स्पीड कितना होगा? करो, करो, शायद नहीं, तुक्का नहीं मारना है भाई। अब बता कैसे? मैं उल्टा टांग दूंगा, पहले बता रहा हूँ, तुक्का नहीं मुझे पसंद है। कोई कंसेप्ट बताएगा क्या लगाओगे? नहीं, उससे तो तुमसे कभी नहीं होगा। एक बात बताओ, मैं इसलिए बोलता हूँ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। अच्छा एक बात, अरे इधर देखो, ए पे भी नेट फोर्स है, हाँ कुछ तो होगा। बी पे नेट फोर्स है। बट ए और बी को मिला दे तो नेट फोर्स कितना? तो इसका मतलब मोमेंटम क्या होगा?
कंजर्व। मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व। अब बताओ, एक मिनट थम जाओ। जब इसको मैं चल नहीं रहा था तो रुका हुआ था, तो दोनों का इनिशियल मोमेंटम कितना? 0। भाई रेस्ट पे था ना दोनों शुरुआत में, तो इनिशियल मोमेंटम कितना? 0। जब ये चलने लगा तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? चलो राइट को मैं प्लस ले लेता हूं। राइट को क्या ले लिया? प्लस। तो बताओ बी का मोमेंटम कितना हो जाएगा? 4m इंटू 10। अरे मोमेंटम का क्या फॉर्मूला था? मास इंटू वेलोसिटी। प्लस ए का मोमेंटम कितना हो जाएगा? 2m। और मान लेता हूं इसका वेलोसिटी v है इधर। चलो v इधर भी नहीं, इधर मान लेता हूं। क्लियर है? अब समझ में आया ये बात? शुरुआत का मोमेंटम कितना? 0, रेस्ट पे था। जैसे मैं दोनों को छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद ये इधर गया और इधर गया। चलो मैं राइट को प्लस मान लेता हूं। तो राइट को प्लस माना तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? 4m इंटू 10। और इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? 2m इंटू 10। तो बताओ नेट मोमेंटम कितना हो जाएगा? 40m प्लस 2mv। ये फाइनल मोमेंटम है। और ये कौन सा मोमेंटम है? इनिशियल। क्या दोनों बराबर होगा? क्यों? क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है इस पे? 0। अब जैसे दोनों को बराबर करोगे तो बताओ 40m प्लस 2mv बराबर 0। तो v बराबर आया -20 मीटर पर सेकंड। माइनस क्यों आया? इसका मतलब हमने v माना किधर था? राइट में। बट v आया क्या? माइनस। मतलब किधर जाएगा ये? लेफ्ट में। और कितने स्पीड से जाएगा? 20। समझ में आया? इसलिए बोल रहा प्रैक्टिस करो। तूने मोमेंटम को सोचा ही नहीं। भाई अगर वेलोसिटी निकालना है, कॉमन सेंस लगाओ। तो वेलोसिटी कहां कहां पे था? एक तो इक्वेशन ऑफ मोशन पे था, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन वेलोसिटी का जिक्र था, एक मोमेंटम में जिक्र था। बट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या दिक्कत होता? सोचो कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो वैसे वैसे फोर्स बदलेगा, Gm/r²। तो r तो बदलेगा। क्या फोर्स कांस्टेंट है यहाँ? नहीं। अगर फोर्स कांस्टेंट ही नहीं तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा? नहीं। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही नहीं तो क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लोगे? नहीं। फिर आता वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी से भी वेलोसिटी निकलता है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी आता है। बट सोचो, तुमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पता है? हाँ। बट इन दोनों चार्ज के बीच में क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा? बिल्कुल होगा। पर वो पता है तुमको? नहीं। तो तुम वो भी नहीं लगा सकते थे। फिर तुम आ जाते, अच्छा दोनों का अगर सिस्टम मान लूंगा तो नेट फोर्स तो 0 हो गया। अच्छा इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व। जो मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम बाद में होगा किसी भी समय पे। मैंने इसलिए क्या बोला कि जब b का स्पीड 10 है तब a का स्पीड बताओ। अच्छा उसी तरह से कुछ देर बाद b का स्पीड मान लो 100 हो गया, 100 मीटर पर सेकंड। तो a का स्पीड कितना हो जाएगा? 200 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है ये बात? क्लियर है? इनिशियल मोमेंटम कितना है? तूने मोमेंटम वाला लेक्चर नहीं देखा है फिर? इनिशियल मोमेंटम 0 और फाइनल मोमेंटम ये। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? जितना इनिशियल मोमेंटम उतना ही फाइनल मोमेंटम। तो कर दिया कि भाई, समझ में आया ये? चलो हाँ, तो हमने क्या क्या पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। अरे अभी अभी तो देखो, तो स्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने का तरीका किसने बताया था? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। पहले कूलम्ब्स लॉ से पहले ये जानो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर क्या क्या है। नेचर देख लेते हैं ना, उसके बाद कूलम्ब्स लॉ लिख लेंगे। ये चार्ज Q1 और ये चार्ज Q2। ये क्या हो जाएगा? Q1 और ये Q2। मान लो कि अगर एक प्लस है और दूसरा माइनस है तो क्या करेगा? एक दूसरे को, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ये हो जाएगा फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। तो पहला नेचर क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसा होता है? कैसा होता है बताओ? सेंट्रल। अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। कैसा होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। अब बताओ अगर ये कंजर्वेटिव है तो इसका एक और आएगा क्या? पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किसका है? कंजर्वेटिव फोर्स का। ठीक है। तो मतलब ग्रेविट, तुमने कौन कौन सा पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था? ग्रेविटेशन क्या होता है? mgh। और स्प्रिंग, क्योंकि ये दोनों फोर्स कैसा था? कंजर्वेटिव। अब तुमने एक और फोर्स देख लिया कंजर्वेटिव, कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका मतलब इसका भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगा, पढ़ेंगे हम।
ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी हो गया। अब इन फोर्स को निकालने का जो तरीका है वो किसने बताया, सॉरी जो मैग्नीट्यूड है उसके बारे में किसने बताया, कूलम्स ने। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कूलम्स। कूलम्स ने बोला कि इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स F है वो दिया जाता है K Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। D बेसिकली क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। हाँ हाँ हाँ, क्लियर है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अच्छा एक चीज, फोर्स इतना दिया है, अगर एक चार्ज डबल कर दूंगा तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स डबल, अगर दोनों चार्ज डबल कर दूं तो लगने वाला फोर्स 4 टाइम, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस डबल कर दिया तो लगने वाला फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा। क्लियर है, ये बात बोलने की जरूरत नहीं है, इतना समझ में आ रहा है तुम लोग को मैथ से। ठीक है, बाकी फोर्स है तो यूनिट वगैरह से बोलने की जरूरत नहीं, वही होगा न्यूटन वगैरह। ठीक है, अच्छा एक चीज, इस के का वैल्यू मैं बता देता हूं। के को लिखते हैं हम लोग 1/4 पाई नॉट। इसको क्या पढ़ते हैं, अपसाइलेन नॉट, पढ़ते हैं अपसाइलेन नॉट। ठीक है, अब बता रहा हूँ इसका वैल्यू क्या होता है, इसको बोलते क्या है, सब बता रहा हूँ। क्योंकि अपसाइलेन नॉट, अपसाइलेन आर बहुत कुछ बोलते हैं, तुम फिलहाल अपसाइलेन नॉट लिखो। एक काम करो, तुम इसको अपसाइलेन आर कर दो। आर का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी, चलो इसको लिख लो, क्या मतलब है अपसाइलेन आर का। ई लिखना ऐसे, बीच ऐसे पेट फाड़ देना इसका, ये ऐसे लिखना, इसको लिखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी। हाँ, होता क्या है, लिख लो फिलहाल होता क्या है। अच्छा, ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ना, मीडियम पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, मीडियम। अब साइलेंट आर, ये डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड्स। अब ये आया क्यों, कितना आया, वो इंडक्शन की वजह से मतलब जब, जैसे कि जो चार्ज है ना, तो ये चार्ज एक दूसरे पे इंड्यूस करते हैं और डिफरेंट मीडियम में अलग अलग तरीके से इंड्यूस करते हैं, तो उसी की वजह से ये सब फैक्टर आता है, उतना डिटेल में नहीं जाना है। डिपेंड अपॉन मीडियम, बस तुम इस बात को लिख लो। मैं एक मीडियम के लिए बता दे रहा हूँ, एयर के लिए। एयर में जो होता है उसको बोलते हैं अब साइलेंट नॉट। आर का मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी मीडियम में। और अब साइलेंट नॉट का क्या मतलब हो गया, रिलेटिव परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस क्या मतलब, वैक्यूम या फिर, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसका वैल्यू होता है तुम्हारा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। कितना होता है इसका वैल्यू, 8.85 इंटू 10⁻12। और यूनिट होता था इसका कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिलहाल बस लिख लो, इतना डिटेल में नहीं जाना है। इसका बताने का सेंस क्या मैं बता रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, जब दो चार्ज फ्री स्पेस में रखे हो मतलब एयर में, तो यहाँ पे ई आर की जगह पे क्या लूंगा, ई नॉट। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो डालो के का वैल्यू क्या जाएगा, 1/4 पाई। और अब साइलेंट नॉट का वैल्यू क्या है, 8.85 इंटू 10⁻12। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आता है 9 इंटू 10⁻9। और इसका यूनिट होता है तुम्हारा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। तो के का वैल्यू कितना आता है, 9 इंटू 10⁻9। मेरे को ये बताने का रीजन क्या था, क्या के का वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करेगा, करेगा ना। ये अलग अलग मीडियम में डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसका मतलब कि दो चार्ज को कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं, पानी में रखे हैं, तो कुछ फोर्स लगेगा। उसी को उठा के मैं तेल में डाल दिया, ऑयल में डाल दिया, क्या सेम फोर्स लगेगा कि बदल जाएगा, बदल जाएगा। बट क्या मास में ऐसा होता था, नहीं, क्योंकि जी क्या था, यूनिवर्सल कांस्टेंट, कहीं भी चले जाओ सेम। बट ये जो के है यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, वो किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। बस यही बताना था कि के विल डिपेंड ऑन दी मीडियम।
ठीक है, इस बात को दिमाग में डाल देना। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ तक? चलो तो एक क्वेश्चन करके बता दो फटाफट। लिखो एक क्वेश्चन। व्हाट इज द force between two small charge sphere? What is the force between two small charge sphere? What is the force between two small force between two small charge sphere? पहला चार्ज लिखो 2 × 10⁻⁻7 कूलम, 2 × 10⁻⁻7 कूलम and 3 × 10⁻⁻7 कूलम placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट। कितना दूर रखा हुआ है? 30 सेंटीमीटर। अब बताओ अट्रैक्शन या रिपल्सन? रिपल्सन, क्योंकि दोनों कैसा चार्ज है। अभी भी यहाँ पे डायग्राम बनाना मस्ट है, पहले भी बता रहा हूँ मैं तुम लोग को, यहाँ डायग्राम हर एक चीज में बनाना मस्ट है। एक स्फीयर, दूसरा स्फीयर, ठीक है। इसका मान लो Q1, Q1 का वैल्यू मान लो 2 × 10⁻⁻7, Q2 ये मान लो 3 × 10⁻⁻7। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? D बराबर 0.3 मीटर। 30 सेंटीमीटर था ना? कितना आंसर बताओ? 0.03, 3 नहीं 6 के आसपास में। एक -7। एफ का क्या फॉर्मूला था? के Q1 Q2। अरे भाई आंसर फाइनल बताओ, ये नहीं बोलना होता है। क्या बताया? 6 × मल्टीप्लाई बाय। पहले एक बात, एक मिनट रुक जाओ। तुमको कौन बोले ये फाइनल आंसर है? तुमको ये नहीं पता दो पावर सेम होता तो बेस तो जुड़ता है? तुम ना नर्सरी क्लास में जाओ, एनएच से छोड़ो, पहले जाकर मैथ पढ़ो। तुमको 1000 बार बोल रहा तुम लोगों के आंसर सिंप्लीफाई करो। अगर तुम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे तो बेकार है। करना क्या? के का वैल्यू दिया हुआ, Q1 दिया हुआ, Q2 दिया, D² करना है। तुम ये नहीं कर पा रहे हो, करो इसको भाई। वैल्यू तो डालना है इसमें। दिखा क्या किया है, दिखाओ जरा। हाँ। अगर नहीं आता, हाँ। के का वैल्यू कौन रखेगा? यहाँ रखे हो, ठीक है। और ये क्या लिखे हो? मार दे रहा हूँ तुमको मैं। ये क्या 2 कैसे हो जाएगा? हाँ, और वो सेंटीमीटर में है, उसको मीटर में कौन बदलेगा? ताऊ जी आएंगे बदलने। अरे भाई के का वैल्यू कितना है? 9 × 10⁻9। और Q1 का वैल्यू कितना है? 2 × 10⁻⁻7। और Q2 का कितना है? 3 × 10⁻⁻7 डिवाइड बाई D का स्क्वायर। D कितना है? 0.3। 0.3 को क्या लिख सकता हूं मैं? अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा तो क्या लिख सकता हूँ? 3/10। 3/10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 × 10⁻9, 2 × 10⁻7, 3 × 10⁻7 डिवाइड बाई 9। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 10⁻2। कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब बताओ, 9 से 9 कटा, 2 और 3 कितना हो जाएगा? 6। अब बताओ, 7 और 7 14, -14, 9 और 2 तो 14 में से 11 गया तो क्या हो जाएगा? 6 × 10⁻3 न्यूटन। अगर तुमसे ये नहीं आ रहा तो फिर बेकार पढ़ रहे हो फिजिक्स। बेटा बात वो नहीं है सर, तुम
सोचो ना कि तुमको आता है फिर भी तुम नहीं कर पा रहे हो, मतलब तुमको कैलकुलेशन पार्ट पे काम करने की जरूरत है। नहीं तुमको तो बहुत दुविधा है अभी। 1000 बार बोला हूं तुम लोग को सब कुछ को एसआई यूनिट में रखो, क्यों सेंटीमीटर में रखने की गलती को बार बार दोहरा रहे हो? समझ में आया ये? अगला क्वेश्चन लिखो। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉलर स्फीयर, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द स्मॉलर स्फीयर, लिख देता हूं वरना तुम लोग इसको भी गलत कर दोगे। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द स्मॉलर, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द स्मॉलर स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम। ये मत पूछ देना कि ये कितना होगा, कितना होगा ये बताओ, अविरल बता। 0.4 माइक्रोकूलम का क्या मतलब? 4 × 10⁻, सब गलत हो। 0.4 है, मैंने क्या पूछ रहा हूं, इसको क्या लिखूंगा? 4 × 10⁻⁷ होगा। बोलोगे 7 कैसे हो गया सर? अरे माइक्रो में 6 होता है और 0.4 है तो एक पावर और बढ़ेगा। 0.2 सेंटीमीटर का क्या मतलब होता है? 2 × 10⁻³ होगा ये। -3 क्यों होगा? एक तो सेंटीमीटर से मीटर में बदला कितना बन गया? -2, और एक ऑलरेडी 0.2 है तो हटा को और पर बढ़ाएंगे ना। उसी तरह से यहां देखो 0.4 है, अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? 4, तो एक पावर बढ़ा गए, और माइक्रो है तो मतलब क्या जगह 4 × 10⁻⁷। अगर तुम यही नहीं कन्वर्ट कर पाओगे तो फिर कहां से आंसर आएगा? देखो सिर्फ क्लास करने से नहीं होगा बेटा, पढ़ने पड़ेगा, फिर टाइम बर्बाद करो अपना तुम लोग, और कुछ नहीं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द स्मॉलर स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू another sphere, due to another sphere of charge -0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन। सबसे पहला है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम। सबसे पहले ये बताना है कि ए और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। क्या बोल रहे हो? 0.2 न्यूटन। अब कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए। चलो 4 ऑप्शन भी दे देता हूँ। ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 मीटर, ऑप्शन सी 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 12 मीटर। चलो बताओ कितना आंसर होगा? अरे ए बी सी में से बताओ। तुम लोग आया? देखो तुम लोग एक चीज बता रहा हूँ, तुम लोग मैं मिस्टेक बताऊं क्या है? तुम लोग किसी भी क्वेश्चन को देख के छोड़ देते हो, तुम लोग लगता है अच्छा आसान है हो जाएगा। बेटा उसको सॉल्व करना जरूरी है। सॉल्व करने से दो फायदा होता है कि एक तो तुमको सच में पता चलेगा कि आता है कि नहीं आता है, और दूसरा तुम्हारा कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रांग होगा। तुम लोग सब कैलकुलेशन से लैग करते हो, खाली उसका कैलकुलेशन ठीक ठाक है, बाकी तुम लोग का कैलकुलेशन बहुत बेकार है। मान लो मुझे सब कुछ आता है, मुझे पता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बट मैं मल्टीप्लाई करके गलत कर दिया, तो तुम्हारा नॉलेज बेकार हो गया, फिर तुम्हारा मेहनत बेकार हो गया, क्योंकि एट द एंड तो तुमको आंसर लाना है ना।
अगला क्वेश्चन सबका आना चाहिए, अगला पार्ट लिखो। व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर? व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू, अरे तुम पहले पहला पार्ट करो, पहला पार्ट आ गया तुम लोग आंसर, तो फिर आंसर क्या होगा इसका? 0.2, क्योंकि एक्शन रिएक्शन है तो जितना एक लगाएगा पहले पे उतना ही पहला क्या लगाएगा दूसरे पे। तुम लोग सिंपल तरीके से लिखा करो, क्या हो क्या रहा तुम लोग से, क्यों नहीं हो रहा बताओ। सबसे पहले तो डायग्राम तुमने बनाया ही नहीं होगा, Q1 Q2, मान लो कि दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो फोर्स का इक्वेशन क्या होता है? K Q1 Q2 डिवाइड बाई R का स्क्वायर। अभी तक मैं D लिख रहा था, R से कंफ्यूज मत हो जाना, R और D का सेम ही मतलब है, क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। तुमको निकालना क्या है? R। R बराबर क्या लिख दूंगा मैं? रूट अंडर K Q1 Q2 डिवाइड बाई F, लिख सकता हूं ना? बस वैल्यू डालो। K के वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 कितना निकाला था? 4 इंटू 10⁻⁻7। Q2 कितना है? 8 इंटू 10⁻⁻7। अच्छा माइनस मत रख देना यहाँ पे, यहाँ पे -8 मत रख देना, क्योंकि चार्ज कितना दिया हूं मैं? -8। हम यहाँ पे सिर्फ क्या निकाल रहे हैं? मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। प्लस माइनस से क्या पता चलेगा? डायरेक्शन। हम मुझमें ये समझ में आ रहा है कि अगर ये प्लस है और ये माइनस है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा। डिवाइड बाई एफ कितना? 0.2। अब देखो ऐसे केस में ना सबसे पहले पावर को सॉल्व करो। 7 और 7 14, 14 में से कितना जाएगा? 9, कितना बचेगा? 5। तो सबसे पहले तो लिख दो 10⁻⁻5। अब इधर देखो 9 इंटू 4 इंटू 8 इंटू डिवाइड बाई 0.2। मतलब तुमसे ये नहीं सॉल्व हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर है ये एक हटाओगे तो 10 ऊपर जाएगा 40 बार में, तो एक जीरो कम कर दो तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो 4 4 का 4 होगा 3, 4 कितना हो जाएगा? 3 और 4 12, और 10⁻⁻4 का रूट कितना होता है? 10⁻⁻2। ये किस में आएगा? मीटर में। तो आंसर क्या जाएगा? 12 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? चलो अगला क्वेश्चन, इसमें भी अभी से बहुत सारा क्वेश्चंस करना था। नहीं नहीं नहीं, अभी बहुत सारा क्वेश्चंस है। ये करके लाना है तुम लोग को, यहाँ पर हो जाए तो अच्छी बात है। मान लो कि दो स्फेयर है ऐसे, ठीक है, एक पे चार्ज है Q और मास है M, इस पे चार्ज है Q और मास है 2M। बताओ क्या होगा? स्प्रिंग ऐसे रहेगा दोनों, क्या होगा? मान लो कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया कि दो दो बॉल लिया, मास दोनों का लिखा हुआ, दोनों पे चार्ज भी रखा हुआ है, और दोनों को ऐसे टांग दिया, तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? रिपेल करेगा। भागेगा नहीं सर्कुलर मोशन में, पर रिपेल करेगा ना। रिपेल करने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, ये मान लो लाइन है जहां से ये रिपेल कर रहा है, तो ये रिपेल करके इधर आ जाएगा, और ये रिपेल करके कहीं इधर आ जाएगा। ये इसका एम, ये बॉल और ये बॉल, यही होगा ना? ये क्यू और ये एम, और ये क्यू और ये 2M। कौन ज्यादा करेगा उनको कोई मतलब ही नहीं है। चलो एक काम करता हूं तुम्हारे सुविधा के लिए, एम कर देता हूँ, ठीक है, एम, और इसको भी क्या कर दिया? एम। इसका मतलब दोनों बराबर एंगल मूव करेगा, ये भी थीटा और ये भी
थीटा। ठीक है, तुमको निकालना है फाइन tan थीटा। tan थीटा का आंसर किसका टर्म में आएगा? क्यू एम जी। क्यू भी रहेगा आंसर में, एम भी रहेगा और जी भी रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये फिलहाल इक्विलिब्रियम पे है? हाँ। तो क्या इस पे मैंने फ्री इसका इस पे नेट फोर्स बनाओगे ना पहले? अगर इस ब्लॉक पे अगर तुम नेट फोर्स बनाओ, क्या बनाओ? नेट फोर्स। जैसे ये ब्लॉक है मान लो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा? खुद का नीचे क्या लगेगा? वेट। इधर क्या लगेगा? टेंशन। और इधर क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है? इसका खुद का वेट क्या हो जाएगा? m इंटू जी। खुद का वेट हो गया m इंटू जी। इधर में क्या होगा? टेंशन T। और इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F। ठीक है, अच्छा मान लो, है? हाँ तब तो रेस्ट पे रहेगा, अब इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा क्या? ये रहेगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज की कमी है। चलो एक काम करो, सुनो, फिलहाल तुम लोग आंसर बताओ। लेट अगला दिन करवाऊंगा अच्छे से, क्योंकि अभी टाइम है नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दी चार्ज एट इक्विलिब्रियम इज एफ। मतलब आंसर एफ का टर्म में बताना है, मतलब दे दिया। नहीं नहीं बहुत अच्छा, एफ कैसे निकालोगे? Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर निकालने में हालत खराब हो जाएगा, डिस्टेंस दिया हूं मैं, बताओ आर कैसे निकलेगा? अब आर निकालने के लिए तुमको इस रस्सी का पहले क्या दूंगा मैं? लेंथ। तो तुम ट्रिगो यूज करके ये वाला लेंथ निकालोगे, फिर ये वाला लेंथ निकालोगे, फिर दोनों लेंथ को जोड़ोगे, फिर एफ निकालोगे। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लो। फिलहाल तुम मान लो कि एफ है, तो एफ का टर्म में आंसर बता दो बस। अब देखो एक चीज, ये ब्लॉक है, ब्लॉक पे नीचे क्या लग रहा है? इधर क्या लग रहा है? कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इधर टेंशन। अच्छा चलो ये देख लो, ये एंगल थीटा है, बताओ तो ये एंगल कितना होगा? थीटा ही होगा। ठीक है, ये एफ, ये तुम्हारा एम जी, और ये टी, यही होगा ना? तो टी का एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा? टी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? टी साइन थीटा। अब बताओ टी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा? एफ को। और टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा? एम जी को। दोनों को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर दो तो साइन से कॉस कट, सॉरी टी से टी कट जाएगा, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एफ बाई एम। एम है नहीं एम जी, एम ए। समझ में आ रहा है ये? tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एफ बाई एम जी। अरे tan थीटा का वैल्यू पूछा हूं मैं, एफ का नहीं। समझ में आया ये बात? बट मैं अगली बार इसमें क्वेश्चन क्या करवाऊंगा कि इस रस्सी का लेंथ दे दूंगा एल, तुम लोग घर से करके भी लाना। इस रस्सी का लेंथ कितना है? एल। तो तुमको निकालना क्या होगा फिर? ये एफ। कैसे एफ निकलेगा समझ में आ रहा है? ट्रिगो से जाना, निकालना। हाँ दोनों का एल ही लेंथ है। क्लियर है? चलो अभी तो कंप्लीट हो नहीं पाया, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे।